पूरा एक साल भी ये कुंडली लेके बैठा रहो ना, तो मुझे एक साल बाद भी उसमें कोई नई चीज़ मिल जाएगी, एक साल देखने के बाद भी। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट और एक कुंडली में इतना कुछ होता है, एक कुंडली ही सागर की तरह है कि जिसमें इतना कुछ आप देख सकते हैं इंस्टेंट, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। पहले कुंडली को लेके किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए, उसको पूरा स्टडी करना चाहिए, उसके बाद फिर कहीं जाके प्रेडिक्शन देनी। देखिए, जैसे हर पेशेंट के लिए एक दवाई जो होती है जनरलाइज नहीं आप कर सकते कि एक दवाई दे दी है वो सबको। पाए जो है इसको बड़े तरीके से देखना पड़ता है। लोगों को इमीडिएट चाहिए, कुछ करना नहीं चाहते कि इन द लॉन्ग रन कुछ करेंगे। वो वाली बात है कि आज बीज लगाएं और कल पेड़ हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अब लोग खुद क्या करते हैं, ऐप के ऊपर ही कुंडली शादी जब के लिए जाते हैं, डेट टाइम वो अपना डेट टाइम दोनों बॉय और उसका दोनों का डाला और उसके बाद कुंडली मिलान अपनी आ गई, इतने 36 में से इतने गुण मिल गए, चलो जी कर दो। विच इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि वो एक पार्ट है सिर्फ छोटा सा गुण मिलान। तो ऐसे ही अगर कुंडली मिलाने में कई बार होता है कि वो दिखा रहा है 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, शादी वो भी नहीं चलेगी, और कई बार 12-13 गुण वाली चल जाती है। जो लोग हाथ पढ़ते हैं तो हाथ की रेखाएं और कुंडली में क्या डिफरेंस होता है? तो हम कैसे पहचानेंगे जिस एस्ट्रोलॉजर के पास हम जा रहे हैं वो हमें सही गाइडेंस देगा या नहीं? सर, करियर कैसे, एस्ट्रोलॉजी आपको करियर कैसे बताती है कि आप इस करियर में एक्सेल करेंगे या आपको ये काम करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी जो है सिर्फ प्रेडिक्शन है या वो 100% सर्टेनिटी देती है? सर, एस्ट्रोलॉजी में क्या किसी इंसान की डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है? The magical thing about astrology is you are completely unique. No chart will ever be replicated again. एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए हमेशा से ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है और आज के पॉडकास्ट में हमने आचार्य तिवारी जी के साथ एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। आज का हमारा पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट से ज्यादा नॉलेज से भरा एक लेक्चर है और आई एम श्योर कि आपके एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, कुंडली, हॉरोस्कोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको आज उनके आंसर्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमने आज आचार्य तिवारी जी से इन्हीं सारी बातों के बारे में बहुत से सवाल और थ्योरीज के बारे में डीप डिस्कशंस किए। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। तो पहली बात, लॉर्ड थैंक यू। और आपके बारे में हमने बहुत सुना है, आपकी प्रेडिक्शंस के बारे में भी हमने बहुत सुना है, तो आज हम शो पे इसी के बारे में बात करेंगे। आज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें, जहाँ जहाँ भी जो चीज़ें हम टच कर पाए। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में, एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे आए? मैं जानना चाहता था, बट बहुत सालों से मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो क्वेश्चन मार्क्स आते थे कि ऐसा क्यों होता है। इस तरीके से कोई व्यक्ति बहुत कामयाब है लाइफ में, कोई बहुत एकदम ऐसा डाउनफॉल आता है किसी की लाइफ में, एक ही ज़िंदगी के अंदर ये ग्राफ की तरह क्यों लाइफ चलती है। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेरे पहले एक आता था माइंड के अंदर। तो मैंने बड़ी जगह स्पिरिचुअलिटी के अंदर बड़ी सारी चीज़ों में इसका क्वेश्चन के आंसर्स के लिए मैंने ट्राई किया, कोशिश की इधर उधर, बट एट द एंड मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मुझे ज्योतिष की तरफ जाना पड़ेगा इसके लिए। जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो जब मैं ज्योतिष की तरफ गया तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, क्लासेस ज्वाइन की। क्लासेस के बाद मैंने प्रवीण किया, विशारद किया, इंस्टीट्यूट से एग्ज़ाम्स बाकायदा दिए उसके। अच्छा। और पोस्ट विशारद करी बहुत सारी, जो एक्सपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर अलग अलग, उसके अंदर की जैसे शादी है और आपकी संतान है या आपका प्रेडिक्शंस हैं, उसके अंदर अगर आपको थोड़ा एक्सपर्टीज़ लानी है तो उसके लिए आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब 1 साल हुआ तो मुझे लगा कि बड़ा कुछ आ गया, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुए तब पता चला कि कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे गुरुओं से मिलना शुरू हुए और जैसे जैसे इसके अंदर हम बढ़े हैं तो उसके बाद लगा कि हमें कुछ नहीं आता है। आज की डेट में भी लगता है कि हम स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे से जो हमारे टीचर्स हैं, जो जिनको 40 साल का 50 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। तो ये एक जर्नी है जो शायद एक जन्म में भी पूरी नहीं होती। इसको कहते हैं कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो एक जन्म से शायद फर्दर आगे जन्मों तक भी चलता रहता है। लर्निंग खत्म नहीं, लर्निंग आई थिंक ये अनुभव और ज्ञान का ही है सारा इसमें। एब्सोल्युटली, मतलब ये है कि कितना आप फोकस करते हैं, कितना इसमें प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो शार्पनेस एक तरीके से आपकी प्रेडिक्शंस में आना शुरू हो जाती हैं। तो वही है, बस ये जर्नी कंटिन्यूस है। तो उसके अंदर शुरू किया तो फिर ऐसा इसके अंदर हुआ कि अब इसके सिवा कुछ समझ ही नहीं आता। क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई 100% नॉलेज अटेन कर सकता है? नहीं, ऐसा अगर कोई कहता है तो वो मतलब गलत कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर 100% कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारे ऋषि मुनि जो सेजिस हमारे थे, जिन्होंने ये एक ऐसा अद्भुत ज्ञान हमारे को दे दिया है। लेकिन अगर कहें कि जैसे साइंस को आप कह सकते हैं कि साइंस
आज की डेट में भी कहते हैं कि शायद ह्यूमन बॉडी के बारे में मेडिकल फील्ड जो है सिर्फ 3% ही जान पाया है। तो अभी बाकी जो है 97 या जितना परसेंटेज है उसको अभी करना बाकी है। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इसके अंदर कोई कहे कि एक लाइफ में या कई लाइफ में भी अगर, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको सीख पाएगा। मतलब आता है बट धीरे-धीरे इसके अंदर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत मैं बहुत इच्छुक रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आपने अभी कहा कि आपने विशारद किया है, परवीन किया है। ये 2 तरीके के आई थिंक ये कोर्सेज होते हैं या ये स्टडी होती है। ये इसके study बारे में आप कुछ क्या, मैं थोड़ा-सा ये देखिए जानना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट जो हैं कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको कराते हैं। पहला स्टेज है प्रवीण, उसके बाद है विशारद विच इज़ इक्विवेलेंट टू, आप ग्रेजुएशन कह सकते हैं, ठीक है। विशारद उसको बोलते हैं ग्रेजुएशन को हिंदी में। और उसके बाद पोस्ट विशारद है वो है रिसर्च क्लासेस है एक तरीके की। हाँ जी। तो उसके अंदर रिसर्च चलती रहती है कंटिन्यूटी में। और जब वो एक एडवांस्ड मतलब वो है स्टडीज़ है, उसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे एक सब पहले तो बेसिक्स होते हैं प्रवीण के अंदर, बेसिक्स क्लियर होते हैं। उसके बाद विशारद में बेसिक्स से थोड़ा ऊपर जाते हैं। बट जो एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है वो पोस्ट विशारद के बाद, जब रिसर्च क्लासेस होती हैं या जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कुंडलियों के ऊपर लगा के, तब शुरू होती हैं। क्योंकि इसके अंदर 2 और 2 4 नहीं होता, इसके अंदर 2 और 2 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशंस इतने सारे हैं जिसको याद रखना नहीं, बट आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने पड़ते हैं। जब एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए आपके, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। सर अगर इसकी एक जो स्टडी है वो सबके लिए सेम होगी, सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए इसकी स्टडी सेम होती है? हाँ, स्टडी अगर मतलब कहें तो बेसिक तक सेम रहता है। उसके बाद बड़े सारे इसके आगे है कि आप इसमें जैसे वैदिक के अंदर, जैसे मेरा है वैदिक के अंदर है, हाँ जी। आप कोई न्यूमरोलॉजी भी करना चाहता है, फिर उसके बाद कोई नाड़ी के अंदर वो एक अलग है, उसके अंदर नाड़ी अगर जा सकता है, फिर इसके अंदर जेमिनी है, वो एक थोड़ा सा अलग पार्ट है। तो उसके अंदर आप आगे वास्ट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं कि जिसमें आपने एक्सपर्टीज अपनी करनी है। कुछ लोग हैं जो हैं वो नाड़ी के अंदर एक्सपर्ट हैं, जैसे साउथ के अंदर नाड़ी, हाँ जी। साउथ इंडिया में नाड़ी बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे ही जिसमें वो आपके पिछले जन्म की वो भी अलग अलग है। उसके अंदर नाड़ी के अंदर भी बहुत सारी विधाएं हैं, बड़ी सारी अलग तरीके की हैं वो तो। लेकिन उसके अंदर वो फिर वैदिक के अंदर जो है बेसिकली बेस जो है वो वैदिक ही है। उसके आगे जैमिनी और वो सब चीज़ें निकलता यहीं से सारी चीज़ें, वो फिर सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता चला जाता है। सर हिस्ट्री क्या है एस्ट्रोलॉजी की, मतलब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुआ एज अ? देखिए ये तो वेदांग हमारे प्रैक्टिस। ग्रंथों के अंदर जो है, हाँ जी। जिसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो ऋषि पराशर जी को जाता है, जिनके नाम से बृहद पराशर होरा शास्त्र जो एक है, जो एक तरीके की आप कह लें हमारा जो गीता है मतलब एस्ट्रोलॉजर्स की, और जिसको कहते हैं बेसिक एक हमारा जो है वो उसके अंदर ही सारा है। तो ऋषि पराशर ने जो है उन्होंने ही ये ज्ञान दिया है, जिसके अंदर जिसको पढ़ते हैं हम, जिसको उनकी ग्रंथ को बोला जाता है बृहद। बृहद मतलब वास्ट, बहुत बड़ा, विशाल। पराशर जी ऋषि, और होरा शास्त्र बोला जाता है उसको। अच्छा। इसके अंदर भी 3 तरीके से एक वो आ जाता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, जिसको होरा बोलते हैं, संहिता बोलते हैं और गणित बोलते हैं। होरा जो है वो इंडिविजुअल जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की, हाँ जी। उसको होरा बोला जाता है। गणित जो आता है इसमें कैलकुलेशन पार्ट्स हैं कि ग्रह नक्षत्रों को कैलकुलेशन करके और किस तरीके से उसकी कैलकुलेटिव वो गणित हो जाता है। और संहिता जो है वो होती है जो एक ग्रुप के लिए, या जैसे आप किसी कंट्री के लिए करते हैं कि वॉर होगी किसी कंट्री में, किसी कंट्री में कोई इस साल कैसा रहेगा, प्रोडक्शन कैसी रहेगी, बारिश कैसी होगी, वो उसके अंदर वो पार्ट आ जाता है। तो ये 3 पार्ट बन के जो उसके अंदर बनता है। लेकिन जो ज़्यादा हम इंडिविजुअल 1 to 1 चलता है, जिसको कहते हैं ज्योतिष, वो होरा के अंदर आता है। तो सर न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का ही एक पार्ट है कि वो अलग नहीं, साइंस है? इसको साइंस अलग है, जैसे हस्तरेखा अलग है हाँ जी। और न्यूमरोलॉजी जो है वो अलग है, लेकिन उसके लिए बेसिक्स जो है वो इसके आने ही चाहिए आपको। जब आप वैदिक सीखेंगे उसके बाद आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और ज़्यादा बेटर वे में आप इसको समझ पाएंगे। सर हम्म, एक टॉपिक है, मतलब लोग हम्म, लाल किताब के बारे में बात करते हैं, हम्म। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक साइंस और लाल किताब में क्या डिफरेंस है अगर? देखिए वैदिक लाल किताब बहुत ज़्यादा पुरानी जिसको कहते हैं नहीं है, वो है वैदिक का ही पार्ट, मतलब सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मतलब आ जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कह सकते हैं जिसको। नॉर्मल जो वैदिक करते हैं कहीं उस तरफ नहीं मतलब जाना, थोड़ा सा वो प्रेफर करते हैं। बाकी अपनी चॉइस है, लोग लाल किताब भी करते हैं, है मतलब वो इसी से निकला हुआ, जो बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं वो इसी के होते हैं, बट उसका थोड़ा प्रेडिक्शन का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ये है। उसमें बोलते हैं उपाय भी अलग होते हैं, लाल हाँ, किताब के उपाय बिल्कुल अलग होते हैं हाँ, और हाँ, वैदिक हाँ, के उपाय अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई एग्जांपल सर अगर आप दें देखिए तो? वैदिक के अंदर हम ज़्यादा क्या करते हैं, उपाय का अगर देखा है, बोला गया है कि मंत्र, औषधि
और आपका जो है स्टोन्स वगैरह जो करते हैं, हाँ जी। मंत्र, मणि और औषधि, इन जी। तीनों को उपाय के लिए यूज़ किया जाता है। मंत्र हो गए कि जो आप मंत्र करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ जो हैं, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सारी जो ज्योतिष जो है 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, हाँ जी। 9 प्लैनेट्स इसके अंदर ही आपको मिलती है। तो इसके अंदर जो कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी होती है, जिसको आपका जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, हाँ जी। तो उस टाइम का जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, हाँ जी। उसके हिसाब से जो एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, वो आपकी एक कुंडली बन जाती है। जो उस टाइम की आपके पैदा हुए जो टाइम था, उस टाइम की जो है स्क्रीनशॉट है, उसको आपकी कुंडली बोला जाता है। तो उसमें क्या एनर्जीज थी जो आपने जब आप वूम से बाहर आए मदर के उससे, और आप अपना एक इंडिविजुअल एक आपने सांस ली पहली बार और एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बने, उस टाइम को नोट करने के बाद आपकी कुंडली बनाई जाती है। एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, तो इट्स बेटर कि एग्जैक्ट टाइम मिल जाए। तो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो उस टाइम का गोचर जो था, प्लैनेट्स का जो पोजीशन थी, उस पे बनाया जाता है, और उसके बाद फिर स्टोरी सारी शुरू होती है कि आपके ऊपर किस चीज़ का क्या असर था, कितने प्लैनेट्स की एनर्जी आपको किस तरीके से मिली, तो फिर उसके बाद वो सारी कैलकुलेशंस शुरू होती हैं। सर एग्जैक्ट टाइम में मिनट से भी फर्क पड़ता है कि मिनट अगर से भी मैं पड़ जाता है। 11:55 और 11:56 57 से भी फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत ज़्यादा देखिए इतना नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुंडली है वो एटलीस्ट मतलब जहाँ पे आप ये देखिए 2 घंटे का एक लगन रहता है। हाँ जी। बेसिकली जो है लगन से चला जाता है, तो लगन जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का एक लगन रहता है। तो टाइम का नहीं, लेकिन डिविजनल चार्ट्स होते हैं। जो ओके। एक चार्ट होता है जिसको D1 चार्ट बोला जाता है, या पहला जो आपका मेन जो कुंडली है, वो लगन चार्ट, उससे जो है डिविजनल चार्ट्स बनाए जाते हैं बहुत सारे। अगर आपके प्रोफेशन के बारे में देखना है तो उसको D9 चार्ट बोलते हैं। अगर आपके विवाह के बारे में देखना है तो उसको D9 चार्ट बोला जाता है। संतान के बारे में जानना है तो D7 चार्ट बोला जाता है। अच्छा। और अगर पेरेंट्स के बारे में जानना है तो D12 चार्ट है, D16 चार्ट है, D20 चार्ट है। आपकी एजुकेशन के बारे में जानना है, D24 चार्ट है, और D60 तक चार्ट है, और जो मतलब बहुत प्रिसाइज्ड है। लेकिन उसके लिए अगर आपने जितना आप आगे जाएंगे उतना डिविजन्स होते जाएंगे, तो ओके। उस डिवीजन के लिए आपको जो है एग्जैक्टली टाइम चाहिए। D1 के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है कि ठीक है, D9 तक भी 2-3 मिनट से इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा एग्जैक्ट टाइम Exact. रखना। और अभी एक्चुअली पिछले 30-40 सालों से तो अवेयरनेस है, तो लोग एग्जैक्टली टाइम रखते हैं। वरना आप ये मानिए कि 50 साल से ऊपर की एज के या 60 साल से ऊपर की एज के हमारे पास जो कुंडलियाँ आती हैं, उनके पास टाइम होता ही नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली एक टाइम होता है। बिना टाइम के सर कैसे, मतलब मुझे जहाँ तक मेरे को वो पता है टाइम सबसे इम्पोर्टेंट एक बिल्कुल, कुंडली के लिए। वो एक फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम मिल जाए तो एग्जैक्ट मतलब देखना हमारे लिए भी अच्छा रहता है, और जो प्रेडिक्शन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन टाइम फिर अगर नहीं है तो फिर वो थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली टाइम बता देते हैं। फिर उसके अंदर क्या है कि चंद्रमा से देख लिया जाता है, चंद्र कुंडली बना ली जाती है। तो चंद्र कुंडली के साथ इसके साथ साथ चंद्र कुंडली भी बनती है, तो उसके अंदर एक दिन में एक उसमें रहता है, तो प्लैनेट से आइडिया थोड़ा लग जाता है, बट इट्स गुड बट कि अगर एक्यूरेसी एक मिल कितनी जाए आती तो। है इस तरीके हाँ से? जी। अगर हम थोड़ा बहुत समय का हेर हम्म फेर हो जाए, चंद्र कुंडली की आप बात कर रहे हो, तो इसमें एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफरेंस आ जाता है? नहीं, अगर देखिए एग्जैक्ट टाइम हो तो मैं कह रहा हूँ वो सबसे अच्छी बात है। अगर ना इन हो, केस अगर नहीं है तो उसके फिर और बड़ी विधाएं हैं, उसको देखा जा सकता है, टाइम को थोड़ा प्रिसाइज किया जा सकता है। एक तरीके से देखिए टाइम का रेक्टिफिकेशन भी हम कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं करेक्ट टाइम जो है रेक्टिफिकेट किया जा सकता है कि आपका क्या टाइम था, उस हिसाब से। कई बार क्या होता है कि लगन चेंज हो रहा होता है, जिसको गणनांत बोलते हैं बिल्कुल। तो जब लगन चेंज हो रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि एग्जैक्टली टाइम में 3-4 मिनट में लगन चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर वो देखना पड़ता है कि क्या किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें एक बार चेक करने के बाद आपकी क्या पास्ट आपके क्या रहे हैं, वो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके चीज़ें आपकी घटना घटित हुई हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो उससे जो है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ऊपर आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से अभी होगा। आपने चंद्र के बारे में और लग्न के बारे में कुछ बात करी, हम्म। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुंडलियाँ कितने प्रकार की होती हैं? क्या कुंडली एक ही प्रकार की होती है या कुंडलियों के भी कई सारे प्रकार होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसको अगर कहते हैं प्रेडिक्शन के लिए, वो लगन कुंडली बोला जाता है। राइट। आप देखिए अगर कभी भी इवन कुंडली जो बनी बनाई कंप्यूटराइज या देखेंगे ना, तो आप उसमें चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है। ओके। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये आप हमेशा देखेंगे कि लिखा होता है D1 डिविजनल, जिसको D1 लिखा होता है, जो मेन आपका लगन चार्ट बोला जाता है जिसको। राइट। उसके साथ में चंद्र कुंडली मून चार्ट लिखा होता है। ओके। तो मून चार्ट जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई हम प्रेडिक्शन करते हैं तो लगन चार्ट के साथ साथ मून चार्ट में ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उसकी आपकी प्रेडिक्शन और प्रिसाइज्ड हो जाती है उसके अंदर। और उसके अलावा एक सूर्य चार्ट अलग से होता है, जिसको सूर्य जहाँ पे आपकी जिस राशि में बैठा है उसको चार्ट के तौर पे बना लिया जाता है,
जैसे चंद्रमा का बनाया जाता है, इन तीनों से मिला के इसको सुदर्शन पद्धति बोलते हैं। सुदर्शन पद्धति के हिसाब से उसको नोट किया जाता है और फिर उसमें तीनों के ग्रह की स्थिति क्या आती है, तीनों कुंडलियों के हिसाब से उसको फिर देखा जाता है। तो और बेसिकली 3 ही कुंडलियां होती हैं। हाँ, नहीं कुंडलियां फिर बहुत सारी अच्छा, हैं, और प्रकार भी हैं बहुत कुंडलियों सारी के। कुंडलियां हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि D3 है, D2 है, होरा चार्ट है आपका, फिर D4 है। मतलब वो जितने हैं, जितना हम आपको किसी एक फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक कुंडली बनाई जाती है। तो D9 है आपकी शादी के लिए। अगर D1 के बाद अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए चंद्र कुंडली, तो D9 की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो जो है वो डिवीजन 30 डिग्री का एक अगर राशि होता है उसके 9 डिवीजन किए जाते हैं, विच कम्स टू 3.20, और उसके ऊपर जो है D9 कुंडली बनाई जाती है। लेकिन उसकी जो महत्व है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब यहाँ तक बोला जाता है कि D9 के बिना अगर आप कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं तो वो प्रेडिक्शन मतलब ऑथेंटिक नहीं मानी जा सकती एक तरीके से। D9 बेसिकली शादी का, बेसिकली शादी के लिए बोला जाता है, विवाह के लिए। हाँ जी, वो इसलिए भी उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो एक व्यक्ति जो है 25 साल तक नॉर्मली अगर शादी करता है तो उसका जो स्पैन ऑफ लाइफ बाकी का जो है हाँ जी, वो उसका शादी के बाद का होता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले इसीलिए D9 का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है। लेकिन उसमें भी कई बार बोला जाता है कि अगर जिसकी शादी नहीं होती तो उसके लिए का D9 चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन D9 चार्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसको हम अवॉइड करके चल ही नहीं सकते, और वो बाय बर्थ ही आपका D9 एक्टिव हो जाता है। और मैंने प्रैक्टिकल कुंडलियों में भी देखा है कि D9 जो है वो एक तरीके को उसको बोलते हैं आपकी कुंडली का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ओके। उसको अगर डीपली अगर किसी कुंडली को आपने पढ़ना है तो D9 के बिना आप नहीं पढ़ सकते उसको। और सर शादी वाली कुंडली के बारे में आपने बोला, तो कहते हैं कि शादी करने के बाद जिस भी इंसान से आपकी शादी होती है उनकी कुंडली भी आप ही की कुंडली के साथ कहते हैं कि वो मर्ज हो जाती है। किस्मत, हाँ। लोग बोलते हैं कि शादी के बाद किस्मत बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो भी कहीं आपके चार्ट में लिखा होता है। तो ये जो कुंडली मिलान होता है इसको इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी हमारे, कि कुंडली मिलान में अगर आपकी कुंडली में कोई कमी है तो आप कुंडली मिला के आप उसी तरीके का पार्टनर चुन सकते हैं कि जो आपकी कुंडली को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करे और जो कमियां आपकी कुंडली के अंदर है उसको वो फुलफिल कर सके। तो इसलिए कुंडली मिलाई जाती थी। ये जो 36 गुण मिलाना और अष्टगुण मिलान होता है, ये सारी जितना होता है उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए कुंडली में। सर इंडिया में एक चीज को बहुत ज्यादा फोकस में रखा जाता है जब भी शादी कर रहे होते हैं, मांगलिक दोष। बाहर ऐसा नहीं है मेरे ख्याल, मैंने नहीं सुना कभी कि कोई बाहर मांगलिक दोष जैसी कोई चीज वो लोग मानते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है और ये होता क्या है बेसिकली मांगलिक देखिए दोष? मांगलिक दोष जो है ना, एक तरीके का बेसिकली मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ है। अच्छा, मांगलिक दोष की इंपॉर्टेंस मतलब मैं अगर एक कुंडली में मानूंगी, हम विवाह के अगर कुंडली मिला रहे हैं तो विवाह उसके लिए सिर्फ 10 या 20% सिर्फ मांगलिक का अगर देखा जाए, क्योंकि मांगलिक सिर्फ आप लगन से नहीं देखे, मांगलिक आप देखिए चंद्र कुंडली से, मांगलिक आपको शुक्र से भी देखना पड़ेगा। और अगर इस हिसाब से देखेंगे तो दुनिया के अंदर जो है 60 to 70% लोग मांगलिक हैं। बट वो देखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगलिक ना हो। और बेसिकली जो मांगलिक है, मंगल जो है वो एनर्जी का कारक है हमारी बॉडी के अंदर। तो मंगल जो है तो उसको देखने के लिए कि भाई मांगलिक कुछ पर्टिकुलर हाउसेज होते हैं, अगर कुंडली में उस हाउसेज के अंदर मंगल बैठा है तो बोला ये जाता है कि आप पार्टनर भी उस तरीके का चूज करें कि जिसकी कुंडली में वो उसको मैच कर सके। क्योंकि अगर आपका एनर्जी लेवल हाई है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, वो आप सुबह ऑफिस जा रहा है, शाम को ऑफिस से आ रहा है 10-12 घंटे काम करने के बाद भी, लेकिन एनर्जी लेवल उसका हाई है, वो आगे कहता है कि चलो फिल्म देखने चलते हैं रात को। लेकिन अगर वही वाइफ की एनर्जी लेवल उसको मैच नहीं करती है तो वो कहेगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या होता है, वो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर दोनों का एनर्जी लेवल मैच कर जाए। बेसिकली देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये टेक्निकल चीज़ें थी, और लोगों ने एक्चुअली मिसकंसेप्शन एक तरीके का हुआ कि ये कोई जंतर मंतर है, ज्योतिष, और मतलब कोई इस तरीके का लोगों के बीच में भ्रम बड़ा फैलाया गया कि इसमें कुछ नहीं होता, जो होना है वो तो होना ही है, ऐसा कुछ नहीं। बट बेसिकली ये एक प्योर साइंस है। और अब पिछले 50 सालों के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इसको अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है कि भाई आप रिसर्च कीजिए, जो हमारे एंशिएंट जितनी हमारी इसको रिवाइव कीजिए, जिसको हम मतलब खो चुके हैं एक तरीके से। वरना हमारे पास इतना कुछ है कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम इसको दिखा के पूरी मतलब दुनिया के सामने इसको जीता जा सकता है। इतनी अच्छी चीज़ है। मतलब आप कह रहे हो कि वाइब मैच होनी चाहिए। बिल्कुल, right? वाइब मैच। बट अगर हम कह रहे हैं कि वाइब मैच होनी चाहिए, हम्म, अगर हम उसी चीज को एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोलें तो कह सकते हैं कि
हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो भी चीजें लिखी गई हैं, तो वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो इस हिसाब से तो जो हमारे पुराने लोग थे वो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे कि वो कुंडलियों से ही समझ जाते थे कि इन दो लोगों की वाइब मैच हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो वही है कि इवन की साइंटिफिक वे में भी जो नाड़ी इसके अंदर 36 गुण में होता है, उसमें नाड़ी को 8 पॉइंट्स मिलते हैं 36 में से, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली कहीं इसीलिए था कि बाद में जो संतान हो उसको, जिसको आपको इवन ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज ना हो, कुछ ना हो, मतलब वहाँ तक अगर जाएंगे तो वहाँ तक भी जाते थे, जो आज साइंस जिस चीज़ को प्रूव कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उस टाइम हमारे जो सेजिस हैं उनको पता था इन चीज़ों के बारे में, और वो टेक्नोलॉजी और उनकी जो टेक्निक्स थी बहुत हाई लेवल की थी। इट इज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल, जैसे आयुर्वेद के बारे में भी कहते हैं। अब ये देखिए ना, हम जाके डॉक्टर को बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है कहीं ना, पहले जो नाड़ी के जो मतलब जिनको थे आयुर्वेदाचार्य वगैरह जिनको बोलते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं बतानी पड़ती थी। वो आपको यहाँ से नाड़ी चेक करते थे आपकी और बता देते थे कि ये डिसबैलेंस है आपकी बॉडी के अंदर, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। अपनी रूटीन के अंदर ये चेंज कर लीजिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप, तो इसी तरीके से ज्योतिष भी काम करता है। एनर्जीज का नाड़ी खेल की है। हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ हमने सभी ने सुना है कि एक ताड़पत्री टाइप नाम की एक चीज होती है, राइट? और साउथ के अंदर इसका बहुत ज्यादा मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि उन पत्री के अंदर आप अपने अंगूठे का कुछ निशान देते हैं, हाँ और जी, उसके हाँ। बाद आपको वो आपके पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और बिल्कुल। डे टू डे लाइफ में आपके साथ क्या होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक की भी प्रेडिक्शंस हो जाती हैं। बिल्कुल। देखिए वो साउथ के अंदर एक बहुत पॉपुलर विधा है वो एक तरीके की, तो उसमें थंब इम्प्रेशन लेते हैं और उससे वो पूरा भविष्य देखा जाता है। बेसिकली क्या है कि कुछ पुराने ग्रंथ हैं जिसके अंदर कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है। कुछ पत्ते तो बता। हाँ, वो पत्ते हैं, कोडेड लैंग्वेज है, उसके कॉम्बिनेशन से, जैसे हम ये जन्म पत्री देख के हम बता देते हैं, उसको कॉम्बिनेशंस देखते हैं क्या चीज़ें हैं, वो एक कोडेड लैंग्वेज है। अगर कोई लेमैन देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही आपने भृगु संहिता के बारे में भी सुना होगा, नॉर्थ के अंदर भृगु भी उसी तरीके का एक तरीके की चीज़ है। तो उसके अंदर भी इस तरीके से ही होता है कि पास्ट आपका जो है, जो आपका भी चल रहा है करंट, और आज का जो फ्यूचर जो है, उसके बारे में तीनों की प्रेडिक्शंस उसके अंदर आ जाती है, और कईयों की तो बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन आती है उसके मैंने अंदर। सर सुना है कि वो पूरा डिटेल में आपको पिछले जन्म में आपने क्या किया, आपने बिल्कुल। क्या गलत चीजें बिल्कुल। करी, जिसकी वजह से आपको आज जो रिपरकशंस है वो आप, तो सर ये इतने मतलब 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में एंड काउंटिंग, बिल्कुल। तो वो ये सारी प्रेडिक्शंस एक एक इंसान की कैसे मतलब एग्जिस्ट करती है? देखिए चलिए मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल के साथ हाँ जी, आपको हाँ बता जी। देता हूँ। दुनिया में आपको भी पता है करोड़ों बैंक अकाउंट्स हैं, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो अगर आपके अकाउंट आप मुझे डिटेल देते हैं और मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वो किसी और करोड़ों अकाउंट्स में नहीं जाएगा। हाँ जी। ऑब्वियस सी बात है, वो हाँ। आपके अकाउंट में सीधा जाएगा, जबकि कितने सारे अकाउंट्स आप जानते एग्जिस्ट करते हैं, करोड़ों अकाउंट्स हैं। तो ऐसे ही वो क्यों है? क्योंकि वो इसलिए है कि जो ह्यूमन ने जो एक सिस्टम बनाया है, अगर उसकी इतनी मतलब आप ये देखिए एग्जैक्ट और इतनी मतलब उसके अंदर प्रिसाइज्ड वे में वो काम कर रहा है, तो नेचर ने जो सिस्टम बनाया है उसको आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल की उसकी मतलब हो सकता है वो। तो उसके अंदर इस तरीके से ही काम करता है वो, कि जो हमारा जो ज्योतिष है ये पास्ट कर्मास और आपका जो उसकी एक कंटिन्यू स्टोरी है, हाँ जी। कि आप कर्मास लेके आए हैं, कर्मा थ्योरी के ऊपर ही पूरा चलता है कि जो पिछले जन्मों से आपने संचित प्रारब्ध, आपके जो कर्म हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर आपको इसका जन्म मिला है, इसकी आपने किसके कर्जे चुकाने हैं, हाँ आप जी। पास्ट उससे क्या अच्छा लेके आए हैं, क्या बुरा लेके आए हैं, और आपकी जो उसमें जो पत्री है उसके अंदर देख के साफ पता चलता है कि किस तरीके से आप मतलब क्या अपने साथ लेके आए हैं। वरना आप देखेंगे कि कोई बहुत, वो कहते हैं बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, हाँ इस जी। तरीके के घर में आता है, कोई जो पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में निकाल देता है, तो कुछ तो इसके अंदर पीछे कुछ काम करता है। तो कर्मा थ्योरी ही है कि जिसके अंदर वो आप कर्मा से आप क्या इस प्रारब्ध इस जन्म के अंदर लेके आए हैं, कैसे पेरेंट्स मिलेंगे आपको, कैसी एजुकेशन मिलेगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर तो हैं। सर वो सब कुछ पिछले जन्म से होता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ उससे भी मेरी इस वाली लाइफ को फर्क कर्म? नहीं, बिल्कुल फरता है। देखिए ऐसा है जिसको हम फ्री विल बोलते हैं, हाँ जी। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई कुछ काम ही ना करे, हाँ। सिर्फ पत्री का है कि मेरा बस यही है जो मैं लिखवा के लाया हूँ, हर चीज़ का एक बहाना मिल जाएगा। देखिए जो ज्योतिष है ये एक, इसका जो बेसिक काम है, रूल है, वो दिशाओं से चलता है। मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जी। बता देता हूँ कि दिशाएं क्या होता है। इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज्योतिष में है वो दिशाएं हैं।
दशा जो है वो चंद्रमा आपका जन्म के समय जिस नक्षत्र में जिस चरण के अंदर गोचर कर रहा था और ट्रांजिट के अंदर, उससे जो है आपकी दशा शुरू होती है। और जो 120 की दशा साल की दशा होती है जिसको विंशोत्तरी दशा बोला जाता है। दशाएं वैसे बहुत तरीके की दशाएं हैं, बट जो सबसे ज़्यादा लगती है दशा और जिसको यूज़ किया जाता है उसको विंशोत्तरी दशा बोलते हैं, और वो 120 साल की होती है। उसके अंदर जो है सारे ग्रहों की दशा चलती है, जिसमें सबसे छोटी दशा होती है सूर्य की जो 6 साल की है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी दशा है वो है शुक्र की, वो 20 साल की होती है। तो 6 साल की सूर्य की, 7 साल की मंगल की, 7 साल की ही केतु की, 10 साल की चंद्रमा की, 16 साल की बृहस्पति की, 17 साल की बुध की, 18 साल की राहु की, 19 साल की शनि की और 20 साल की शुक्र की। ये टोटल मिलाएंगे तो आप इसका टोटल करेंगे तो ये 120 ईयर्स आ जाएंगे। तो जो जन्म में आपका जहाँ से दशा शुरू हुई है वो चलती है। और दशा जो है, जो आप मुझसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई जो अगर प्री प्लान सारी चीज़ें ऐसी हैं तो कुछ करने या उस तरीके से क्या कर्मा की उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आपकी जो दशा जब शुरू होती है, दशा एक तरीके से एक सर्कमस्टांसेस है जो आपके प्री कर्मास की वजह से आपको आज क्या सर्कमस्टांसेस मिले, लेकिन उसमें से कैसे निकलना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो सब डिपेंड करता है आपकी फ्री विल के ऊपर। तो ये चीज़ है कि फ्री विल काम करती है उसके सर। ये जो 120 साल की दशा होती है ये हर इंसान के लिए सेम उसमें होती है, या जैसे मेरे लिए दशा अलग होगी, ध्रुव के लिए की दशा नहीं, सबके लिए दशा अलग है। मेरे लिए दशा और है, आपके लिए वही बताया कि जो चंद्रमा के चरण 108 चरण है टोटल और 27 नक्षत्र हैं, उसके 4 हर नक्षत्र के चरण होते हैं। चंद्रमा जिस टाइम गोचर कर रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस टाइम से कैलकुलेशन होती है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और दशा जो है वहाँ से कंटिन्यूटी में शुरू होती है। तो वो दशा फिर आगे चलती है, जिसके ऊपर से सारा दशा निकाली जाती है कि इस दशा के अंदर फिर उसको कुंडली में देखा जाता है कि वो दशा आपके लिए, वो ग्रह आपके लिए क्या है, योग कारक है आपके लिए, कहाँ का लॉर्ड है, किस तरीके का उसने काम करना है, उसको क्या पोर्टफोलियो मिला है आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए, क्योंकि हर ग्रह को अलग पोर्टफोलियो मिला है। आपकी अगर शनि जो है आपके लिए योग कारक हो सकता है, इनके लिए जो है मंगल योग कारक हो सकता है, मेरे लिए मंगल गलत घरों का स्वामी हो सकता है, जिसको पोर्टफोलियो मिला है कि मेरे लिए परेशानियां खड़ी करनी है या मेरे लिए अपोजिट थोड़ी सी सिचुएशंस खड़ी करनी है, लेकिन वही मंगल आपकी कुंडली के अंदर योग कारक है, तो वो आपको हेल्प करेगा और आपको कहीं से कहीं पहुंचाने में, राजयोग तक जो है उसके अंदर उसकी भूमिका निभती है। ये होता है। कुंडली के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें करी, हमने दशाओं के बारे में बातें करी, और हमने दोषों के बारे में भी बातें करी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सबके लिए जानना, और मैं आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ, राइट, कि पुराने समय से ज्योतिष बैठते थे, ब्राह्मण बैठते थे, पंडित बैठते थे और हाथ से पूरी की पूरी कुंडली बनाते थे, ठीक है, और उसमें कहते थे कि समय लगता था, राइट, एक एक चीज का मिलान होता था, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती थी, राइट, बहुत मैथमेटिक्स। और आज के समय में वही सारी चीजें, और बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, पंडित भी हैं, नॉट टू नेम एनीवन, राइट, वो लोग ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, और इसकी क्या वैलिडेशन है ऑनलाइन की, क्योंकि आप बता रहे हो इट्स ऑल साइंस, राइट, इट इज ऑल मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन, तो हम किसको सत्य माने, किसको सत्य ना माने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ऐसा है जो आप बता रहे हैं कैलकुलेशन का जो पार्ट है, पहले की जो कुंडली बनाना है वो अपने आप में इतना, मतलब उसके लिए इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए। जब मैनुअली बनाई जाती थी, हम आज भी देखते हैं पुरानी कुंडलियां जो हाथ से बनाई गई है, और इवन पूरी प्रेडिक्शन हाथ से लिखी जाती थी। बिल्कुल, उनकी मेहनत को तो सैल्यूट है कि उन लोगों ने ही इसको संभाल के रखा और इसको आगे तक, यहाँ तक ज्योतिष को लेके आए। लेकिन अब जो है सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर पूरी कैलकुलेशन करके, जैसे टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और आप ये डालते हैं तो पूरी उसके अंदर डिटेल आ जाती है, और उसके बाद जो यहाँ शुरू ही प्रेडिक्शन से होता है। और जो आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन वगैरह, देखिए इंस्टेंट कॉफ़ी अच्छी लगती है, बट इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस पे पूरी जिंदगी निर्भर करती है कि इंसान की, इंसान का जीवन पूरा का पूरा यहाँ पे दाव पे लग जाता है, क्योंकि हमारे देश में विश्वास जो है, बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी को लेके, न्यूमेरोलॉजी को लेके, इन सारे प्लेटफॉर्म्स की तरफ अगर हम जाएं तो बहुत ज्यादा है। हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, राइट, और बहुत डेप्थ में इन चीजों को मानते हैं। तो अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए
तो वो तो इंसान की पूरी जिंदगी के मतलब सारी चीजों को ही बदल देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, वही थोड़ा अपना एस्ट्रोलॉजर चुनना जो है एक बहुत मतलब ईज़ी काम नहीं है, इसको देखना, और ये एस्ट्रोलॉजर्स की बेसिकली ज़िम्मेवारी बनती है। देखिए आप अगर पेशेंट बन के किसी डॉक्टर के पास जाता है कोई, तो बिल्कुल। वो पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किस तरीके से वो हैंडल करे और अपनी जो बेस्ट ऑफ मतलब वो जो उसके लिए कर सकता है वो करे। डायग्नोसिस करे, उसको ठीक से करे और उसको मतलब मिसगाइड ना करे अपने किसी पर्सनल उस चीज़ों के लिए। तो ऐसी एक एस्ट्रोलॉजर जो है उस पे भी डिपेंड करता है कि वो पूरा मतलब अपने बिना किसी लालच के और बिना उसको कोई देखे और अच्छे से देख के उसको जो बेस्ट ऑफ, देखिए इसमें एरर की गुंजाइश तो देखिए रहती है, वो तो हर बेसिकली जगह रहेगी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरा पढ़ना या करना वो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। बिल्कुल। इवन एक कुंडली को भी अगर मैं पूरे एक साल भी एक कुंडली लेके बैठा रहा हूँ ना, तो मुझे एक साल बाद भी उसमें कोई नई चीज़ मिल जाएगी, एक साल देखने के बाद भी। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और एक कुंडली में इतना कुछ होता है, एक कुंडली ही सागर की तरह है कि जिसमें इतना कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये एक ड्यूटी एक एस्ट्रोलॉजर की बनती है कि कोई आपके पास फेथ अगर कोई लेके आया है तो उसके ऊपर पूरा उसको ध्यान से देखे, टाइमली उसको चेक करके पूरा, और टाइम देके जो उसकी बेस्ट ऑफ उसकी नॉलेज है, वो डिपेंड करता है कि उसकी नॉलेज कितनी उसने अटेन कर रखी है। तो उसके बाद वो फिर देखता है तो वो आपको बताना, ये उसकी ड्यूटी है बेसिकली करना। बट अगर आजकल को थोड़ा-सा ज़्यादा चीज़ें मतलब है, किसी का खैर वो नहीं, इंस्टेंट, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। पहले कुंडली को लेके किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए, उसको पूरा स्टडी करना चाहिए, उसके बाद फिर कहीं जाके मतलब कुछ प्रेडिक्शन देनी चाहिए उसके आचार्य जी, अंदर। आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, हुँ। क्या इस साइंस में हर समस्या का समाधान है? देखिए ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट हर एक समाधान मिल जाता है इसके अंदर। वही मैंने बताया कि डिविजनल चार्ट्स हैं इसके अंदर और बड़ी सारी चीज़ें हैं। डिपेंड करता है कि आपका फ़ोकस लाइफ के किस चीज़ के ऊपर है। बट ऐसा कोई भी आप इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इससे बाहर है, इसके अंदर ही, क्योंकि ये साइंस बनाई हमारे सेजिस ने धरती पे रहने वाले लोगों के लिए बनाई थी। उसकी उनके कन्वीनियंस के लिए बनाई थी कि वो किस तरीके से देखकर अपनी एक लाइफ़ को एक अच्छी लाइफ़ थोड़ा-सा बना सकें। जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक अपने हिसाब से देख के उसको सॉर्ट आउट कर सकें, इसीलिए बनाई गई थी ये। लोगों की वेलफेयर के लिए बेसिकली। पहले तो गुरुकुल में किसी टाइम ऐसा था कि ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था। बेसिक अच्छा। लेवल की जो एस्ट्रोलॉजी है ये हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई जाती थी। ओके। जैसे 10th तक आज की डेट में आप देखेंगे लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, 2 लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी इंग्लिश साइंस होगी। मैंडेटरी। 10th के मैथ, बाद आप साइंस। डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में उसमें जाना है। फील्ड में राइट, एग्जैक्टली जाना हाँ है, जी। बट बेसिक एक लेवल तक आपको मेंटेन करके रखते थे। तो पहले गुरुकुल की जो जब पद्धति चलती थी तो उस वहाँ पर तो ये एक कंपल्सरी एक था कि ये जो है हर एक को ज्योतिष थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का हर एक को सिखाया जाता था। तो आज भी ऐसा होना चाहिए आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल अगर होना चाहिए कि इसके अंदर कोई ऐसी दो राय नहीं है। अगर कोई आगे पढ़ना चाहे, जैसे हम स्कूल्स के अंदर 8th क्लास तक वो संस्कृत पढ़ाते हैं, बिल्कुल। फिर ऑप्शनल है कि आप फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं। हम्म। अगर कोई पढ़ना चाहे, अगर हम ऑप्शन ही नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन मिलेगा तो किसी का कोई बड़ी बात नहीं है जो अब तो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत लैंग्वेजेस ओपन हो गई हैं। बिल्कुल, फॉरेन बिल्कुल। कंट्रीज में भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा मानने लग गए हैं बहुत लोग। मानते हैं, बल्कि उनका जो है झुकाव वेस्टर्न से ज़्यादा अब वैदिक की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे आते हैं लोग, सीखते हैं यहाँ पे रह के। अच्छा, ऑनलाइन होने की वजह से ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि अब जो लोग मतलब यूएस के अंदर कोई बैठा है वो यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, कोई यूरोपियन कंट्री में कहीं बैठा है वो यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। तो इससे बहुत एक बड़ा फ़ायदा हो गया है कि अब आप मतलब डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता, आप कहीं भी बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। तो बहुत लोग इसके अंदर आ रहे हैं। सर, 1-to-1 प्रेडिक्शन और ऑनलाइन प्रेडिक्शन दोनों में कितना फर्क है? देखिए फ़र्क ऐसा अगर माना जाए तो वही वाली बात है कि अगर आप जैसे डिटेल्स देते हैं, कोई उसको टाइम लेके थोड़ा चेक करता है, उसके ऊपर बैठ के उसको पूरा एनालाइज़ करता है और उसके बाद अगर आपसे बात करके, चाहे वो फ़ोन पे भी हो सकती है, ऑनलाइन भी की जा सकती है, या 1-to-1 कई बार नहीं होता क्योंकि वो कई बार क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, किसी के लिए आना-जाना। कई बार आप कहीं दूर से कर रहे हैं तो नहीं पॉसिबल होता आपको किसी पर्टिकुलर एक एस्ट्रोलॉजर से ही, अगर जैसे मुझसे दिल्ली में आपने बात करनी है, आप कानपुर रहते तो पॉसिबल नहीं है कि आप मुझसे आके बात बिल्कुल। करते। तो आप अपनी डिटेल्स देंगे, उसको मैं पूरी डिटेल में उसको स्टडी करूँगा, उसके बाद एक टाइम आपको दिया जाएगा और उस पे अगर बात करेंगे हम तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। वो एक तरीके से 1-to-1 वाली बात है, उसमें कर सकते सर, हैं। आज के समय में बहुत ज्यादा अंधविश्वास भी फैल रहा है हुँ, एस्ट्रोलॉजी के हुँ, नाम पे। हुँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी बातें बोलते हैं। हुँ, आजकल बहुत रील्स चल रही हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, हुँ, और वो ना ऐसे-ऐसे उपाय बताते हैं, हुँ, मतलब हर चीज का एक उपाय है। हुँ, अभी हमारे पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए थे हमारे, हुँ, और गिरे कमन जी, राइट, काफी बड़े
सिंगर हैं, तो उनसे हमारी कन्वर्सेशन हुई, तो वो बोले कि यार हर चीज का तो उपाय बता दिया, बसंत पंचमी आ रही है तो उसका कोई उपाय बता दिया, कल को दिवाली आएगी उसके लिए नया उपाय आ गया, और कई उपाय तो ऐसे बता देते हैं कि इसका भी उपाय ये है, उसका भी उपाय वही है। तो किस चीज पे विश्वास करे इंसान? देखिए, जैसे हर पेशेंट के लिए एक दवाई जो होती है जनरलाइज नहीं आप कर सकते कि एक दवाई दे दी है वो सबको, इसको बड़े तरीके से देखना पड़ता है। उपाय जो हैं अच्छा, एक्चुअली इसमें क्या है कि थोड़ा सा लोगों की भी अपनी भी गलती है। लोगों को इमीडिएट चाहिए, कुछ करना नहीं चाहते कि इन द लॉन्ग रन कुछ करेंगे। वो वाली बात है कि आज पेड़ मतलब बीज लगाएं और कल पेड़ हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इंस्टेंट, उनको इंस्टेंट चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। उनके पास एक पेशेंस होनी चाहिए कि अगर उनको कोई उपाय दिया जाता है, अच्छा कई बार उनको ये लगता है कि जो बहुत 6-7 उपाय दे रहा है या बड़े सारा बता रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, थोड़े ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, तो बहुत फैंसी थोड़ा सा हो जाता है। तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ भाई हमारे को मिला है इस तरीके से। और उसकी जगह कोई वैदिक उपाय अगर उसको 2-4 छोटे-छोटे बता देगा, वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काम करेगा वो। अगर कोई मंत्र बताया जाता है तो उस मंत्र को करना पड़ेगा। ओवरनाइट तो देखिए कुछ भी ठीक नहीं होता है, उसको टाइम आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन लोगों को वही इंस्टेंट अगर चाहिए उस तरीके से, तो उसका कोई मतलब आप कोई भी उपाय जनरलाइज नहीं कर सकते। ये कुंडली टू कुंडली वेरी कर जाते हैं। इवन कि स्टोन्स पहने जाते हैं, स्टोन्स के अंदर भी ये होता है कि स्टोन्स एक एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, कई बार बड़े स्ट्रांग होते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक अगर आपको शुरू करा दी तो उसको आप ख़त्म भी तो कहीं करेंगे। ये तो नहीं है कि आपको प्रिस्क्राइब कर दिया आप पूरे लाइफ टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे। तो इवन आपकी अगर एक दशा के लिए कोई स्टोन बोला गया है तो उस दशा तक ही आप पहने, उसको फिर दोबारा से एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। आपको बताएंगे कि भाई आप मुझसे इतने टाइम बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद एक बार बात कर लीजिएगा। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए आप पहन सकते हैं, लेकिन कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक एक दशा के लिए बोले जाते हैं, बनाए जाते हैं और पहनाए जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नीलम कहते हैं हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन। नीलम, हाँ जी। देखिए, स्टोन तो अगर कोई भी अच्छा स्टोन है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब क्योंकि नीलम शनि से जोड़ के देखा गया है, और शनि अपने आप में एक, शनि के नाम पे तो आप जानते ही हैं कि कितना डराया जाता है। बस शनि का साल है, और शनि के नाम पे और शनि की साढ़ी शादी के नाम पे कई दुकानें चल रही हैं लोग की बहुत सारी, तो उसके लिए थोड़ा सा ये, तो इसलिए नीलम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल दिया जाता है। वरना बाकी सारे जो स्टोन्स हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन नीलम का हाँ थोड़ा सा ये है कि ध्यान से, थोड़ा सा कोई भी स्टोन हो उसको बड़े ध्यान से पहनना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी कहने पे कोई भी स्टोन पहन लिया जाए। भी होता है उल्टा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर। कहने को तो हाँ, मोती, जो सफेद मोती होता है उसका भी इल इफेक्ट होता है। बिल्कुल, मतलब अब वो देखना पड़ता है कि आपकी उसके अंदर, वही मैंने जैसे भी आपको बताया था कि मंगल आपके लिए योग कारक हो सकता है, मेरी कुंडली के लिए वो नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको हमने उसको एनालाइज करना पड़ता है कि इस कुंडली के लिए वो बिल्कुल स्टोन, क्योंकि प्रिस्क्राइब करना इतना ईजी नहीं है। लोग बड़े ऐसे स्टोन ये भी पहन लो वो भी पहन लो, आजकल तो एप्स चल रहे हैं सर, एप्स पे 100 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपको बस वो बोलते हैं कि पहली कंसल्टेशन फ्री है। और बस एप्स का तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एप्स का क्या हो गया है कि अब लोग खुद क्या करते हैं, ऐप के ऊपर ही कुंडली, शादी जब के लिए जाते हैं, डेट टाइम वो अपना डेट टाइम दोनों बॉय और उसका दोनों का डाला, और उसके बाद कुंडली मिलान में अपनी आ गई, इतने 36 में से इतने गुण मिल गए, चलो जी कर दो, विच इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है कि वो एक पार्ट है सिर्फ छोटा सा गुण मिलान, कुंडली मिलाने का। तो ऐसे ही अगर कुंडली मिलाने में कई बार होता है कि वो दिखा रहा है 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, शादी वो भी नहीं चलेगी, और कई बार 12-13 गुण वाली चल जाती है, क्योंकि पूरी उसके लिए कुंडली देखनी पड़ती है कि उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो उसके अंदर दोष साम्य भी देखना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, मंगल को कहते हैं मांगलिक दोष, शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो वो क्या शादी खराब नहीं कर सकता? सूर्य जो है उसको क्रूर ग्रह बोला जाता है, वो शादी नहीं खराब कर सकता। राहु केतु वो शादी नहीं खराब कर सकते, तो वो भी कर सकते हैं। तो मांगलिक दोष की तरह ही इसकी पूरी एक कैलकुलेशन है, दोष सामने निकाला जाता है, उसको देखा जाता है, तो उसके बाद फिर कुंडली में उसके पॉइंट्स निकाले जाते हैं। वो एक अलग तरीका है निकालने का, जिसमें शनि को भी इन्वॉल्व किया जाता है, राहु को इन्वॉल्व किया जाता है, सूर्य को इन्वॉल्व किया जाता है, मंगल को इन्वॉल्व किया जाता है, और फिर सारी उसकी कैलकुलेशन करके पॉइंट्स दोनों के मिला के कुंडली देखी जाती है कि उसकी मैच हो रहे नहीं हो रहे। उसके बाद फिर बोला जाता है कि हाँ आप शादी के लिए जा सकते हैं। मतलब ये ऐप्स पे जाके वो तो उसका तो मतलब बहुत ही ज्यादा, उससे ना करें आप या करें उसका इतना कोई फर्क नहीं है। सर आपका कहना है कि एप्स, ये जो जितनी भी एप्स चल रही हैं, मतलब मैं पर्सनली एप्स वगैरह पे इतना ज्यादा रिलाय या बिलीव नहीं करता, बट थी मॉडर्न टाइम्स हैं तो हमें कहीं ना कहीं चीजों की ईज के लिए एप्स वगैरह का यूज करना भी पड़ता है। तो आपके हिसाब से क्या ये एप्स एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकती हैं
इनको हम कुछ वैलिडेशन दे सकते हैं कि हाँ, किसी ना किसी पॉइंट तक ये हमें कुछ सही बता भी रहे हैं, या हमें कंप्लीटली इन ऐप्स को अवॉइड करना चाहिए? नहीं देखिए, अवॉइड करने का, बिकॉज़ आई एम नॉट अथॉरिटी टू से कि इसको अवॉइड करना बिल्कुल सही, चाहिए या नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। ये तो हर एक की अपनी इंडिविजुअल एक चॉइस हो सकती है कि वो करना चाहे, ना करना चाहे। लेकिन देखिए, आप अगर ऐप के थ्रू जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर का आपको थोड़ा-सा इन्स एंड आउट्स नहीं पता कि कितनी नॉलेज है, क्या है, किससे बात आप कर रहे हैं, ठीक है? आपको एक वो स्क्रीन पे बता दिया गया कि ये है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, बट एग्ज़ैक्टली अगर आपको नहीं पता, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा उसमें ठीक नहीं रहता सर, है हम ना? भापेंगे कैसे एक इंसान को, एक एस्ट्रोलॉजर को? ये हुँ, बहुत बड़ा सवाल है। हुँ, मतलब मैं खुद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मिल चुका हूँ अपने हुँ, हुँ, अभी तक के जीवन में, हुँ, राइट? कुछ लोगों की बातें समझ में आती हैं, कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं आती। हुँ, हुँ, कुछ लोगों की बताई हुई बातों को करके, सुन के, समझ के हुँ, लगता है कि हाँ, ठीक कुछ बदलाव है। हुँ, हुँ, बट कुछ लोगों की बातें समझ के करके भी हुँ, हुँ, हमें ऐसा लगता है कि कोई रिजल्ट्स या कुछ नहीं आ रहा। हुँ, और हम लोग एक ऐसे समय में हैं कि एक बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी हम लोग, हमें रिजल्ट्स चाहिए हर चीज़ के लिए। हुँ। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जिस एस्ट्रोलॉजर के पास हम जा रहे हैं, हुँ, हुँ। वो हमें सही गाइडेंस देगा या नहीं देगा? देखिए, आप अब जैसे भी आपने बताया कि कई एस्ट्रोलॉजर से आपने बात की, कइयों का आपको अप्रोच किया कि ठीक है, आपको लगा या नहीं लगा, अपील किया, कइयों का आपको नहीं लगा। तो कहीं न कहीं मतलब एक आपके अंदर भी एक फीलिंग है, गट फीलिंग है, जो बताती है आपको कि भई ये करना है या नहीं करना, या कौन ठीक है, नहीं है। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हर इंसान के अंदर होता है कि आपको बात करने के बाद सैटिस्फैक्शन हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, उपाय या वही नहीं, बात करने के बाद सैटिस्फैक्शन ज़रूर होना चाहिए कि आप पता चले कि प्रैक्टिकल, अच्छा उसमें उपाय ये नहीं होते हैं, कई बड़े प्रैक्टिकल उपाय होते हैं। बेसिकली आजकल क्या है कि ज़्यादातर लोग एक एस्ट्रोलॉजर को डिसीजन मेकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं राइट। कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, जॉब छोड़ के बिजनेस में जा रहा हूँ, मेरे बच्चे के लिए ये, अब वो ऑप्ट कर रहे हैं, भाई वो इतने साल का हो गया, अब क्या ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो कल को उसको स्पोर्ट्स के, तो एक बड़ा एक क्रूशल एक तरीके के मतलब वो होता है, और बड़ा इसको सीरियसली मतलब देखने वाले को भी लेना चाहिए। तो मेरे को लगता नहीं कि इस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए सबसे पहले, मतलब अपील करना चाहिए कि आप जिस जो को दिखा रहे हैं उसकी बात आपको समझ में आए, तो ही आप आगे बढ़े, नहीं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है करने सर, का। ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ प्रेडिक्शन है हम्म। या वो 100% सर्टेनिटी देती है? नहीं, अगर देखिए वो 100% वाली बात तो मैं नहीं कह पाऊंगा। 100% तो देखिए कुछ भी एग्जैक्टली नहीं होता कि Right. ऐसा नहीं होता, वो चाहे आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, साइंस जिसको मेडिकल साइंस बोलते हैं, जो कोई भी 100% एक्यूरेसी तो नहीं हो सकता कुछ भी। बिल्कुल। बट ये है कि अगर कहते हैं कि 80% तक भी अगर आपकी प्रेडिक्शन जा रही है तो इट्स गुड, मतलब वो अच्छी प्रेडिक्शन उसको माना जा सकता है। 100% कुछ भी नहीं होता। सर, हाँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या, मतलब मुझे नहीं पता, एस्ट्रोलॉजर्स हम्म, बताते नहीं है, बट हम्म, क्या किसी इंसान की डेथ हम्म। प्रिडिक्ट हो सकती है कि देखिए एग्जैक्ट किस टाइम पे? हाँ, देखिए उसके सिस्टम्स दिए हुए हैं, उसको सिस्टम दिए हुए हैं, बट उस फील्ड में अगर ना जाया जाए, वो नेचर पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम लाइफ कैसे बेटर बनाएं, हमारा ध्यान यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो कुछ बोलते हैं ना कि कुछ हाँ, क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछने चाहिए। हाँ, वो है, हम बता सकते हैं उसमें। उसको सिर्फ तब पूछ सकते हैं कि जैसे कोई हॉस्पिटलाइज़ है, अच्छा। कोई इस तरीके का इवेंट हुआ है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ा सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस टाइम वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि भई इस टाइम जो है क्या ट्रांज़िट चल रहा है, इसको फ़ेवर करेगा या नहीं करेगा, वो देख सकते हैं। इसकी सिस्टम दिया गया है कि किस तरीके से एज निकाली जाती है, और वो काफ़ी अच्छा प्रिसाइज़्ड है सिस्टम अगर निकाली जाए तो। लेकिन उस तरफ से पूछना या अवॉइड वो ठीक करना नहीं, चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, पूछने वाले को भी और देखने वाले को भी। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, चाहे देखने वाला भी आफ्टर ऑल एक इंसान है, बिल्कुल। उसको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए हाँ जी। कि किस लिमिट तक जाके मतलब उसको जाना है, किसी की ज़िंदगी में देखना है, तो वो उसको अपनी लिमिट में एटलीस्ट मेंटेन करके रखनी चाहिए। सर, करियर कैसे, एस्ट्रोलॉजी आपको करियर कैसे बताती है कि आप इस करियर में एक्सेल करेंगे या आपको ये काम करना चाहिए? देखिए, करियर का जहाँ तक बात है, वो ये देखा जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है एक तरीके से। हाँ जी। तो करियर के अंदर हम ये देखते हैं बेसिकली कि आपका जो बेसिक नेचर क्या है, पहले तो ये देखा जाता है। कुंडली में पता चल जाता है कि आपका बेसिक नेचर क्या है, अच्छा। आप इंक्लाइन किस तरफ हैं, आपका माइंडसेट किधर ज़्यादा चलता है, किस चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ओके। और अगर आप उसी काम के अंदर आपको भेज दिया जाए जिसका आपको आप इंजॉय करते हैं,
तो फिर तो मेरे को लगता है कि फिर वो काम ही नहीं रह जाता, और जिस काम को आप 100% देंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आप करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन किसी प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, जैसे कोई डॉक्टर्स की फैमिली है, वो बच्चों को कहते हैं डॉक्टर ही बनाए, जबकि वो राइटर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि नहीं डॉक्टर है, आपने क्लिनिक संभालना है, ये करना है। तो पूरी ज़िंदगी उसको कहीं ना कहीं एक मन में रह जाता है कि मैं ये बन सकता था, कर सकता था। तो उस केस में हम उनको, पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं, कहीं दिखाते हैं कि भाई, तो हम अपनी तरफ से सजेशन दे देते हैं, रिजल्ट मतलब वो तो उनको डिसीजन लेना है कि भाई आपको ये देखिए, आपका बच्चा जो है इस तरफ अगर जाता है, क्रिएटिव है, तो वो अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी क्रिएटिविटी को वहाँ यूज़ होने दो, क्या दिक्कत है, तो वो वहाँ अच्छा करेगा अगर तो। लेकिन अगर वो फिर अपनी पर्सनल चॉइस है, हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये फील्ड है, इन फील्ड के अंदर ज़्यादा चांसेस अगर ये जाए करियर में अपने चूज़ करे। आप ये देखेंगे कई लोग एक एज के बाद अपना करियर चेंज कर देते हैं, बिल्कुल, मतलब मिड एज के अंदर आके करियर चेंज कर देते हैं, 30s में इसमें लोगों ने 60s में भी जाके किया है, काफी सारे फिर एग्जांपल्स बिल्कुल करते हैं इस तरीके से। अब मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, मैं शुरू में नहीं था एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मैं किसी अपने काम में था और किसी बिजनेस में था, लेकिन मेरे को जब एस्ट्रोलॉजी मेरे को अंदर से था पता, यही मेरे को आया कि, तो फिर मैं इसमें आया धीरे धीरे, तो आज मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। तो इसके अंदर मतलब ये है कि आज मैं शायद मुझे इससे अच्छा कुछ अपने लिए कुछ लगता ही नहीं है, मतलब मैं 24 घंटे इसके अंदर रह सकता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ होती है। तो कभी कभी ये सबके लिए वैलिड है कि किसी को अगर किसी भी स्टेज पे अपनी लाइफ में लगता है कि करियर चेंज, तो वो कर सकता है। बिल्कुल, देखिए उसमें भी दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मैंने जैसे अभी पहले बताया था, जो दशाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप देखते होंगे कि बिजनेसमैन, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल में उसी बिजनेस ने उनको ऊपर हाइट्स तक पहुंचाया, रिचेस्ट के अंदर, मतलब फोर्ब्स में और इन चीज़ों के अंदर लाए, लेकिन जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो किस लेवल तक आगे रुके हैं। ऐसे बहुत सारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं एक ही लाइफ स्पैन के अंदर। ऐसा क्यों होता है? वो सब दशाओं का खेल होता है कि एक दशा जो आती है आपकी सपोर्टिव होती है, जो आपके, और जब दशा जो ठीक होती है, जब चलते हैं, कहते हैं वही वाली बात है कि जब आपकी अगर किस्मत ठीक है तो ये नहीं होता कि बॉल जहाँ वो गिरे, जहाँ बैट घुमाते हैं वहीं पे बॉल पड़ जाती है। तो वो जब उसको डिसीजंस, अच्छा ऐसा भी नहीं होता कि आप कह सकते कि एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन मिड में आते, एज में आते आते उसकी इंटेलिजेंस कहीं चली गई, ऐसा नहीं होता है। दशाएं जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद फिर वो उसके अप्स एंड डाउन्स, फिर वो उसमें लाइफ में अपनी क्या करता है, उसको कैसे बाउंस बैक करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो ये उसकी फ्री विल है। सर जैसे अगर मैं सपोजिटली आपको कंसल्ट करता हूँ और आप मुझे मेरी बता देते हो कि भाई दशा ऐसे चल रही है, अब बुरी दशा ऐसे आएगी, ठीक है, तो आप उसके उपाय भी होंगे कोई? ठीक है, बिल्कुल। तो वो इंसान वो उपाय करके बच नहीं सकता उस बैड फेस से या वो डाउनफॉल से, अगर उससे पहले ही पता लग जाए? उसके अंदर देखिए ऐसा है कि उसके अंदर जो उसकी इंटेंसिटी है काफ़ी कम की जा सकती है। अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो उसको बढ़ाया जा सकता है थोड़ा स्टोन्स के साथ, या जैसे मंत्र के साथ, या जो प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है, अब फेवरेबल टाइम अगर आपके लिए आ गया है तो उसको थोड़ा सा बूस्ट और उसको बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे ही जो आपके लिए बैड फेज अगर लाइफ में चल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा घटाया जा सकता है। मतलब उसमें ये होता है, ये बिल्कुल होता है। उपायों की बात करें, राइट, उपाय बताए जाते हैं कि उपाय इंसान के लिए अच्छे होते हैं, बट कभी कभी इंसान की जो नीयत होती है ना उपाय करने की, उसका माइंड का थॉट प्रोसेस होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कोई गलत चीज कर दी है, राइट, और उसके लिए मैं उस चीज का उपाय कर रहा हूँ, राइट। अब उपायों में आपने देखा होगा, आपको तो चलो आप यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, हम देखते हैं कि लोग चौराहे पे टूने टोटके करते हैं जिसको वो उपाय का नाम देते हैं, लोग चीजें डाल देते हैं, बहुत सारी उपाय होते हैं अलग अलग तरीके के। तो क्या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कर्मास को गलत तरफ नहीं ले जा रहा कि आप अपनी विघ्न को, अपनी परेशानी को किसी और पे डाल रहे हो? देखिए ये जो प्रैक्टिस है ये तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, इसको मैं अगर कहूँ तो मतलब ये आप इस जन्म में नहीं, अपने आने वाले कई जन्मों को आप ख़राब कर लेते हैं। इसके तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर ये, और शायद कहीं ना कहीं जो एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी थी उसको सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ ने पहुंचाया है तो इन्हीं चीज़ों ने पहुंचाया है। अंधविश्वास ने, जिसको लोग तंत्र मंत्र या कई कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया, हाँ, इन चीज़ों के अंदर आने के बाद लोग ऐसे उपाय अगर कोई बताता भी है, इन चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके ऑलरेडी आप एक बुरे फेज से, आप तभी करेंगे जब आप किसी बुरे फेज में चल रहे हैं।
उसको आप उससे निकलने के बजाय आप उसको खराब कर रहे हैं आगे। तो मुझे लगता नहीं कि ये इस तरीके से कोई ऐसी कोई चीज़ ठीक करी जा सकती है, या अगर कुछ होते भी हैं तो मेरा पर्सनल मतलब मानना यही है कि इन चीज़ों को दूर जैसे रहना चाहिए और अवॉइड तंत्र करना चाहिए। तंत्र मंत्र, बिल्कुल। जादू टोना, हाँ, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। नहीं बिल्कुल एग्जिस्ट, देखिए करती है, बिल्कुल, एग्जिस्ट। जैसे पोजेशंस होती हैं, लोग हाँ, पोजेस हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए जो चीज़ हमें कई बार पता होता है कि हमें नहीं पता, हमारी नॉलेज में नहीं, तो हमें लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। राइट, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ पैरेलल चलती है, हर चीज़ है और उसके अंदर, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप उस रास्ते जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि उस रास्ते बिल्कुल नहीं जाना है, और अपना जो, अगर आपको कोई उपाय भी बताता है, वैदिक उपाय करिए, अपना अच्छे से बिहेव कीजिए। इवन ज़्यादातर तो क्या है कि अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, उपाय की बजाय जो आपकी प्रैक्टिकल उपाय क्या होते हैं कि उसको ट्यून करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम कैसे आप मतलब अपने आप को, वो उपाय हो गया अपने आप में कि डिसीजन आपको लेना चाहते हैं आप, ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए। एक्शन और रिएक्शन वाली मैं बात आपको होती थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये आप ऐसे ले लीजिए कि एक गाड़ी जैसे कोई आ रही है गांव के अंदर या कहीं पे भी ऐसी जगह है। आई बिल्कुल, जो रास्ता भटक गई गाड़ी, तो उस राइट, कार वाले ने, एक बंदा जो वहाँ का लोकल है, उसको पूछा कि रुक के कि भाई ये रात का अंधेरा है, मैं काम क्या करूँ। तो उसमें 3 फेजेस में इसको एक बार लेके चलते हैं इसको समझने के लिए। राइट, पहला ये है कि वो उसको कहे कि भाई ऐसा है कि आप जो है गलत रास्ते आ गए हैं, आप आगे जाएंगे तो पुलिया भी टूटी हुई है, क्योंकि वो देख पा रहा है, उसको पता हाँ है जी, पुलिया भी टूटी पड़ी है, तो आप यहाँ से एक काम कीजिए, इमीडिएटली वापस चले जाइए। बिल्कुल, ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप यहाँ से, गाड़ी वाले को उसने बोला एक काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेच, ये 4-5 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद ठीक रोड है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं राइट, है। ये सेकंड सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो ये हो गया कि आप उसको कहते हैं कि भैया एक काम है कि ये यहाँ से 100 किलोमीटर तक बड़ी प्रॉब्लम है, सड़क बड़ी ख़राब है, उसके बाद लेकिन हाईवे बड़ा स्मूथ है, उसके बाद आप निकल जाओगे। एक काम करना, एक शॉप पड़ेगी, उससे आप थोड़ा सा पानी स्टोर कर लेना अपनी गाड़ी में, सामान ले लेना, ताकि आपको रास्ते में फिर कोई शॉप नहीं मिलेगी, तो जो रास्ता है वो आपका आराम से कन्वीनियंटली कट जाएगा। ये तीसरा सिनेरियो। तो एस्ट्रोलॉजर भी यही करता है कि वो जो पहले वाले में उसने बोला, अगर वो कोई काम करना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर के पास आता है कि भाई अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं जॉब छोड़ के या बिजनेस या ये कर लूँ, तो अगर उसको लगता है कि नहीं दिशाएं बड़ी नेगेटिव आ रही है, तो कहेगा नहीं भैया जो कर रहे हो उसको नॉर्मल करते रहो, राइट, ज़्यादा इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना इस टाइम पे, जो आप लेके बैठे हैं उसको संभाल के चलिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। ये पहला वाला सिनेरियो था जिसमें वापस भेज दिया था। सेकंड सिनेरियो वही है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दशा अभी लग रही है कि अंतर, इसके अंदर दशा के अंतर, मेन महादशा के अंदर अंतरदशा छोटा सा ठीक खराब आया है, बट अभी 2-4-5 महीने की बात है, ये क्रॉस हो जाएगा तो चीज़ें फिर स्मूथ हो जाएंगी। तो आप कोई नहीं, आप जो कर रहे हो 2-4 महीने थोड़ा वेट करो, ये छोटे मोटे अपना जो है उपाय करो, मंत्र जाप करो, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड को रखो, क्लियर हो जाएंगी। जो उसके बाद थर्ड सिनेरियो है वो ये है कि आप यहाँ से जा रहे हैं, वो टाइम थोड़ा लगेगा, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल बाद दशा थोड़ी सी ऊंची नीची चल रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर वो फिर कहेंगे कि नहीं, उसके बाद स्मूथ टाइम आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, टाइम 2-3 साल है अभी, लेकिन उसके बाद आप चलते रहिए और करते रहिए। लेकिन क्या करना है, जो बोला गया था कि शॉप से सामान ले लेना, वो कन्वीनियंस वही है कि आप थोड़ा सा तरीके से चलना, पैसे थोड़ा सा सेव करके चलना, चीज़ों को ज़्यादा अग्रेसिवली चीज़ों को मत प्रिकॉटिव करना, मेजर्स, अपने फैमिली लाइफ में थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है तो अग्रेशन आता है, अग्रेशन वो फिर फैमिली पे निकलता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल, तो जो दशा ने अगर आपका खराब करना है, आपके सबसे पहले माइंडसेट खराब करता है आपका, वो एक बार ठीक हो गया तो वो 2-3 साल बाद फिर स्मूथ टाइम है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये 3 अलग-अलग सिनेरियोज हैं जिसके अंदर जो ऐसे दशा को देखा जाता है और वो बोला जाता है कि इस तरीके से आप सर, चलिए। इसके दशाएं, बेसिस पे राइट, प्रिडिक्शन होती है। हाँ, बिल्कुल, ये सर प्रेशर। जैसे ये साल अब शनि का साल है, तो ये हर राशि के लिए डिफरेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा देखिए, सा अगर आप बताएं हाँ, हमें मैं आपको कुछ बताऊँ, कुछ। जनरलाइज़ कुछ नहीं होता। ठीक है। एक फ़ॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं होता। ये जैसे क्या बोला जाता है कि आज का दिन ऐसा रहेगा, हाँ, वो थोड़ा-सा एक जनरलाइज़ तरीका है। तो हर जो व्यक्ति की जो कुंडली है, क्योंकि वो अलग दशा से जा रहा है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन अलग है उसकी कुंडली के अंदर। उसको क्या इस टाइम वो फिर सबसे बड़ी बात है वो कौन से लाइफ़ के अपने उसमें फ़ेज़ में स्टेज। चल रहा है। एक स्टूडेंट है उसका अलग तरीके से प्रेडिक्शन है, एक जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल है उसका अलग तरीके से है, शादी की प्रॉब्लम किसी की चल रही है वो अलग तरीके, तो इसमें सब ये सब देखना पड़ता है। इसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि शनि, और दूसरी बात शनि ऐसे है कि शनि अब जिसकी दशा ही नहीं चल रही है, दशा चल रही है चंद्रमा की या दशा बुध की चल रही है,
तो उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करेगी इफेक्ट। तो फिर शनि का साल क्यों बोला जाता है? देखो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या उस तरीके से वो बोला जाता है, वो अलग एक सिस्टम है। लेकिन जहाँ तक हम लोग जिस चीज़ को लेके चलते हैं, वो एक जन्म कुंडली के हिसाब से ही प्रेडिक्शन अच्छा, होती कुछ है, भी वो नहीं उसी होता। हिसाब से चलेगा, उसमें जनरलाइज़ की एक से दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। सर एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा कि 2 ट्विन्स पैदा हुए एक ही टाइम पे एक ही हॉस्पिटल में, तो उन दोनों की क्या कुंडली सेम होगी? नहीं, देखिए उसमें थोड़ा-सा टाइम डिफरेंस होता है, पहली बात तो। जब भी ट्विन्स होते हैं तो उनका टाइम डिफरेंस ज़रूर होता है थोड़ा-सा, बट चाहे वो आप कुछ मिनट्स का होगा, हाँ, चाहे 4-5 मिनट का भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, बट थोड़ा अगर 3-4 मिनट का तो होता ही होता है। उसको भी देखने का एक सिस्टम है। उसमें कुंडलियाँ जो हैं वो और एडवांस कुंडलीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। उस कुंडली को और जैसे मैंने डिविज़नल चार्ट्स बोले थे, वहाँ तक जाया जाता है, उसको देखा जाता है तो एक अलग से कुंडली बन जाती है। उसका सिस्टम थोड़ा-सा अलग है बट वो देखा जा सकता है, उसके अंदर कोई वो नहीं है। सर क्योंकि दोनों का एक भविष्य नहीं होता, अलग-अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बात अपने 30s में 40s में आके अपने नाम में स्पेलिंग चेंज करते हैं, कोई लेटर ऐड कर दिया, हटा दिया, इससे फर्क पड़ता है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए अगर इस तरीके से कोई है किया जा सकता है, अगर नाम के अंदर कोई ऐड करने के बाद, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कई लोग अपने इवन तक सिग्नेचर तक लोग चेंज करा देते हैं, बहुत कि वो कर फैशन चल रहा है सकते हैं। आजकल, हाँ, नंबर में भी नंबर बहुत ज़्यादा। नंबर का आ जाता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा देखिए वो हो गया कि फ़ोन नंबर चेंज कर हाँ, लीजिए, वो मुझे थोड़ा-सा वो इतना ज़्यादा राइट, मतलब नहीं लगता, वो उसको मैं उस चीज़ में खैर नहीं जाना चाहता। वही वाली बात है कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ कि किसी के लिए ऐसे बोलूँ, बिल्कुल। बट वो थोड़ा-सी चीज़ें नहीं आता क्योंकि फ़ोन नंबर से उस चीज़ का वो डेस्टिनी पैटर्न किसी का वो करना वो सही। नहीं पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं। दान दान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब सारे। हुँ, तो मैं कहीं पढ़ रहा था रिसर्च में भी, हर इंसान के लिए अलग दान होता है कि ये जैसे मैं एक बंदा है जिसको बोलते हैं कि भाई आप ब्लड डोनेट करो, हुँ, ये आपके लिए, हाँ, हुँ। ऐसा होता है सर कि हर बिल्कुल, बिल्कुल बोला जाता है तो अगर कोई जैसे कोई मंगल का किसी ने बताना है तो बोल देते हैं, एग्रेशन ज़्यादा है तो दोष के हिसाब दोष से। के हिसाब से बोल दिया जाता है कि अगर वो है तो उसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देखिए वो तो एक जनरल अगर वैसे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है। दान एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे बोला गया है कि 10% अपनी इनकम का दान कीजिए। उसमें क्या है कि सबका ही उपाय एक तरीके से वो भी है कि हो जाता है। लेकिन कुछ प्रिसाइज़ दान होते हैं कि कौन-सी बेसिकली क्या होती है कि हर चीज़ की जो एक्जिस्टेंस है, जो इस अर्थ के ऊपर, वो एक एनर्जी कैरी करती है। बिल्कुल। तो उसको एनर्जी जब आपकी किसी आपकी जो प्लैनेट्स की एनर्जी आपके अंदर है, उसको बैलेंस करना है अगर, कोई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, तो वो कहीं न कहीं दान कराया जाता है उस एनर्जी को थोड़ा-सा डाइल्यूट करने के लिए कि उसकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाए, तो वहाँ पे दान का रोल आ जाता है, वो दान कराया जाता है उसके सर अंदर। कहीं न कहीं जो हुँ, दान हम कर रहे हैं, हुँ, हम फिर वही बात आती है कि मेरे पे एक भार है, हुँ, मेरे शरीर पे या मेरी कुंडली में एक भार है। हुँ, उस भार को कम करने के लिए हुँ, मैं कुछ हिस्सा हुँ, दान कर रहा हूँ, राइट? हुँ, दान तो मैंने शब्द इस्तेमाल कर लिया, हुँ, बट कहीं न कहीं वो मैं नेगेटिव एनर्जी किसी और को तो नहीं दे रहा। मतलब ये हुँ, हुँ, बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ये लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्या मैंने एक दान किया, अपनी परेशानी को मैंने कम करने के लिए वो दान कर दिया। ठीक। क्या वो परेशानी ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी फिर? ठीक है। नहीं देखिए परेशानी ऐसे ट्रांसफ़र तो ख़ैर नहीं हो सकती कि लेकिन दान भी जैसे अगर कोई हर एक व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। दान भी थोड़ा-सा देख के करना चाहिए कि जैसे किसी को बच्चे को दान करते हुए आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि इस तरीके से आप और उस वो डिपेंड ये करता है कि दान देखिए हमारे जो कर्म है ना, वो हमारे कर्म जो हैं वो एक्शन से ज़्यादा जो है ना वो हमारे जो थॉट प्रोसेस उसके पीछे क्या है, हमारी सोच क्या है वो एक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके अंदर। क्योंकि हम क्या सोच के कर रहे हैं। राइट। अगर दान हम ये सोच के कर रहे हैं कि मेरी परेशानी ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो नेगेटिव हो गई। हुँ, लेकिन अगर हम एक तरीके से सॉरी फ़ील कर रहे हैं कि मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं या मैं आज इस पोज़ीशन में हूँ कि मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं किसी को कुछ फूड दे सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ, कुछ किसी के लिए कर सकता हूँ। तो अगर मुझसे प्रीवियस जन्मों में कुछ गलती हुई है, तो उसको कहीं न कहीं एक एज़ ए सॉरी फ़ील करने से अगर आप देंगे, एक्शन सेम है, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बदल गया। तो इंटेंशन। जो इंटेंशन अगर आपकी बदल गई, हमारे एक्शंस नहीं है। एक्शंस अगर होते तो ये देखिए ना सरहद के ऊपर अगर आप देखेंगे कोई मार रहा है किसी को अगर कोई गोली चला रहा है, वो जिसको जानता तक नहीं है अगर वो कर रहा है, उसकी इंटेंशंस क्या है? अपनी मातृभूमि को, अपने देश को प्रोटेक्ट करना। उसकी राइट। इंटेंशन ये है। लेकिन अगर एक्शन देखेंगे तो एक
कि यहाँ पे अगर करेंगे तो मतलब वो उसकी साल उसको 14 साल की सज़ा हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे उसको तमगे दिए जाते हैं और उस तरीके से, क्योंकि इंटेंशन का फ़र्क आ जाता है। एक्शन सेम है, नाइफ लेके एक आदमी किसी को लूट रहा है, डॉक्टर नाइफ लेके ऑपरेशन कर रहा है किसी का, एक्शन सेम है, बट उसका जो इंटेंशन है वो बदल जाती है। तो इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि दान जब आप करते हैं, आप इस इंटेंशन से दान ना करें कि मेरी प्रॉब्लम कहीं आगे किसी को शिफ्ट हो जाए, या वो ऐसे नहीं होगा, वो बल्कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेंगे। दान जब भी करें तो एज ए सॉरी फील करके, और मन में जब दान करें ये भावना लेके आएँ कि भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई है प्रीवियस कर्मास के अंदर और वाकई हुई है, जिसकी वजह से आज मुझे सारी इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है, तो मेरे को ऐसी मतलब कहीं न कहीं मैं दान कर रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों को अंदर, मुझे आपने समर्थ दिया है दान करने का, तो मुझे आगे भी इस समर्थ में रखना कि मैं दान करता रहूँ, और कहीं न कहीं अगर हो सके तो मुझे मेरे इन कर्मों से मेरे को माफ़ी दी जाए तो अच्छा, अगर इंटेंशन से करा जाए तो। हम ज़्यादातर जो उपाय करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें कहा जाता है बहते हुए पानी के अंदर विसर्जित कर दो। ठीक, ठीक, ठीक। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए बेसिकली उसके अंदर जो लॉजिक है वो यही होता है कि आप एनर्जी को दूर कर रहे हैं। बहता हुआ पानी दूर जा रहा है, बह रहा है, तो वो खड़े पानी में नहीं बोलते, बहते में इसीलिए बोला जाता है कि वो आगे बह के आप जिस भी, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़, कभी कहते हैं दाल आप उसको प्रवाहित कर दीजिए, कोयला है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। तो वो जो उस प्लैनेट की एनर्जी को जो कैरी करता है, वो बोला जाता है कि वो एनर्जी एक तरीके से सिंबॉलिक, एक तरीके का मीनिंग है कि आप पानी में उसको डाल रहे हैं और वो बह के आपकी एनर्जीज को दूर कर रहा है, तो इसलिए उसको बहने के लिए सर उपायों के बारे में बात कर रहे थे, हुँ, तो चलिए उपायों के बारे में थोड़ा-सा हुँ, लोगों को भी बहुत इच्छुकता होती है और मुझे पर्सनली भी बहुत इच्छुकता है। हुँ, क्या उपाय यूनिवर्सल भी होते हैं कि मतलब आपने बताया कि स्पेसिफिक उपाय होते हैं, हर हुँ, इंसान के लिए, हर हुँ, समस्या के लिए अलग उपाय होता है। हुँ, बट अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान की शादी नहीं हो रही, हुँ, या एक इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है, हुँ, उसको उस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। तो हुँ, ऐसे मुझे 3-4 उपाय अगर आप बता पाएँ जो यूनिवर्सल हों, हुँ, जो हर इंसान उन उपायों को डे टू डे लाइफ़ में कर पाए। हुँ। नहीं देखिए, एक तो जैसे मैंने ये बताया कि दान किया जा सकता है, कि बिल्कुल, मतलब खाने का उसका किया जा सकता है, और वो जनरलाइज़ वही, जैसे इंटेंशन अगर आप करेंगे तो वो आपको अच्छे से राइट, इंटेंशन के साथ राइट, आप करेंगे, तो वो हो जाएगा। डोनेट आप कर सकते हैं कि किसी को ज़रूरत है वाक़ई में, बिल्कुल। किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए, अगर आपको लगता है आपकी इवन आपके घर में कोई काम करने आती है, कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई किसी तरीके से उसकी बच्चे की एजुकेशन के लिए आप करना चाहें, तो आप वो कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो बड़ी एक बहुत अच्छा मतलब जिसको कहते हैं रोल प्ले करेगा आपकी गुड लाइफ़ के इंटेंशन, अंदर, बहुत इंटेंशन अच्छे के राइट। साथ करेगा। और किसी को अगर कोई किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए किसी तरीके की, अगर वो आप करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सारी चीज़ें मतलब अपनी बेसिकली क्या है कि आपकी जो इनकम है, उस इनकम में से आप सोच के चलिए कि इतना पोर्शन जो है मैंने, वो कितना भी हो सकता है, राइट, वो कितना भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो 10 लाख रुपए अगर दान कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक आदमी अगर 10,000 रुपए कमा रहा है और उसमें से वो 1,000 रुपए दान कर रहा है, उस अगर वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे 10 लाख अलग है। लेकिन अगर इंटेंशन के हिसाब से देखेंगे तो 1,000 वाले की बहुत ज़्यादा है। या उसकी इंटेंशन, और नेचर इस चीज़ को समझता है। आप नेचर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, और नेचर हर चीज़ को समझता है कि आप किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस पॉज़िटिव इंटेंशन के साथ करेंगे तो कहीं न कहीं आप देखिए रिज़ल्ट, वंडरफुल रिज़ल्ट्स आपकी लाइफ़ के अंदर आ जाएँगे। मैं ना बहुत प्रवचन सुनता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? और आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह हुँ, प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, हुँ, उनकी बहुत चर्चाएँ हैं। हुँ, हुँ, तो वो बोलते हैं अपने प्रवचनों में कि वेद, पुराण, उपनिषद, उन सबसे ऊपर प्रभु का नाम है। बिल्कुल। आप नाम जपते रहो, बस नाम जपते रहो और कुछ मत करो। हुँ, तो हुँ, किसी उपाय, किसी ऊपरी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हुँ, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। हुँ। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बहुत ही दिव्य संत हैं वो बेसिकली तो। उनका ऑरा ही आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव है। बिल्कुल, तो उनकी बातों को वही वाली बात है कि मैं शायद उनकी बातों को मैं नहीं ओवर रूल कर सकता। वो जो कह रहे हैं राइट, बहुत ठीक बात कह रहे हैं कि नाम जपना, मैंने वही बताया ना कि अपनी डे टू डे लाइफ़ के अंदर ही कुछ ना कुछ करते रहें। तो बिल्कुल, बड़ी सारी चीज़ें आप ऐसी हैं कि जो उससे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट हो जाएँगी उसके काफ़ी सारी। लेकिन फिर भी जो है कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको डिसीज़न लेना है। देखिए वो क्योंकि
जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनकी लाइफ में बड़े सारे चैलेंजेस और तरीके के आते हैं, बिल्कुल सही, तो उसको फेस करने के लिए कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत पड़ती है। राइट। और आप देखेंगे कि प्रेमानंद जी ने भी कभी ज्योतिष को सिरे से नहीं नकारा है उन्होंने, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी। आप उनका देखेंगे, क्लिप्स आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि उन्होंने ज्योतिष को एक्सेप्ट किया है, कि वो ये कहते हैं कि नेगेटिव दिशाएं आएंगी, नेगेटिव सारी चीज़ें आएंगी, चलेगा वैसे ही, लेकिन उसको आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आपने वो आप पे डिपेंड करता है। उसको बर्दाश्त करो, थोड़ा सा उसको करो, झेलो, और बाकी सारी चीज़ें उसको ठीक करे। तो अगर आप उसके साथ उपाय जो हम बताते हैं आपको, वैदिक उपाय जो बताते हैं, उसके अंदर दान है, उसके अंदर आप किसी की हेल्प करते हैं, वो सब है। तो उसको वो भी कहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छे से चलें, दान करें, नाम जप करें, तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। तो इसलिए ये है कि उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि जप करेंगे डेली तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अगर आप करें तो मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाएगी। बट फिर भी अगर कुछ चीज़ें हैं, तो वो फिर आप रहते डे टू डे अगर आप हैं, तो उसमें आप सॉल्यूशन निकाला जा सकता है बिल्कुल। कि मिल के, कि अगर मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर वो है, जैसे वो कहते हैं ना कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। थोड़ा सा बीच की लाइन अगर थोड़ी सी निकाल ली जाए तो राइट, ज़्यादा बेटर है कि बिल्कुल। बेसिकली हमारा उसमें मोटिव क्या है कि ह्यूमन लाइफ को कैसे अच्छा बनाया जाए। तो अगर कहीं से अच्छी चीज़ कहीं से भी मिलती है, उसको ले लेना चाहिए, नेगेटिव को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी दे, और पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल से, और उसको लेके अगर आप चलेंगे तो मोटिव हमारा यही है कि अच्छी ज़िंदगी हो, और सारी अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग अच्छे से चलें, सारी चीज़ें अच्छे से रहें। वही जो एम हम जिसको लेके चल रहे हैं, तो उसको आप अच्छी चीज़ जहाँ से मिलती है आप उसको ले लें, कोई अच्छी एटीट्यूड बात से नहीं। ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि आप क्या है, हर चीज़ के लिए आपको थैंकलेस नहीं होना चाहिए, जो थैंकफुल होना चाहिए कि कितना कितना कुछ मिला है। फिर भी अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, लेकिन वो जो हमारे पास होता है, हमारा फोकस उसकी तरफ जाता नहीं नॉर्मली। अगर उसको देखना शुरू करेंगे तो फिर तो बहुत ही सर, अच्छी मनुष्य बात है। लालची भी तो बहुत है। उसको पूरा हाँ, संसार भी मिल जाएगा तो वो कहेगा कि ये संसार प्राप्त कर लिया, बिल्कुल, अब बिल्कुल। आगे और भी कुछ प्राप्त कर लेता व्हाट हूँ। नेक्स्ट है, मतलब आगे क्या है? व्हाट ये तो नेक्स्ट? आ गया राइट, है, ये तो हमारे पास है। बिल्कुल सही इससे आगे क्या, मतलब जहाँ और भी है, इससे आगे वाली बात है कि इससे आगे कहाँ जा सकते हैं। कहा। राइट, तो देखिए, इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। कोई अंत जो आपकी लालसा है, जो किसी की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन जो लालसा है वो तो राजाओं की भी पूरी नहीं होती, ठीक है ना? तो वो तो किसी की भी नहीं होती है। वो तो आए राजा महाराजा, आप देखें कई आए जो ऐसी अधूरी ख्वाहिशें लेके दुनिया से चले गए। लेकिन इस चीज़ का कोई नहीं है। संतोष जो है, आप देखेंगे प्रेमानंद जी भी जैसे यही बोलते हैं कि संतोष धन जो है वो सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा। सुखी वही है जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि राजा सुखी, कोई कहता है धनवान सुखी। वो एक है, एक ऐसा वो भी बोला जाता है कि राजा सुखी है, धनवान सुखी है। वो कहता है चक्रवर्ती सुखी है, वो कहता है सम्राट सुखी है। सम्राट कहता है नहीं, जिसके पास संतोष धन है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। जिसने संतोष कर लिया वो फिर सुखी है, उसके अंदर तो कोई ऐसा है ही नहीं। वो लाइफ को फिर बड़े तरीके से पॉजिटिव वे में सोचता है और देखता है, तो बहुत अच्छे से निकल जाती है उसकी ज़िंदगी। सर है। व्रत, हुँ, लोग व्रत रखते हैं हुँ, एस्ट्रोलॉजी में, उपाय में हम बोलते हैं कि मतलब आप व्रत रखो जिससे आपकी लाइफ में, और मेरा मेन क्वेश्चन तो वैसे ये है कि हुँ, कोई स्पेसिफिक डेज होते हैं जिसमें हुँ, जैसे बोला जाता है कि आप इस दिन नॉनवेज मत खाओ, हुँ, इस हुँ, दिन दारू मत पियो, हुँ, हुँ। या इस दिन व्रत रखो, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डे होता है जिस जिस दिन हम। देखिए, अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहें तो मैं कहता हूँ जो चीज़ गलत है उसे हमेशा के लिए छोड़ दो। जो अगर आपको लगती है गलत ही है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे, ये कर रहे हैं, तो कुछ डेज़ हैं स्पेसिफ़िक। हाँ, ठीक है, कहते हैं कि उसको जैसे कई बार बोला जाता है मंगलवार का, या उसका थर्सडे का बोला जाता है, क्योंकि गुरु का वार होता है उस दिन। तो उस दिन ऐसी चीज़ों को कंज़्यूम नहीं करना चाहिए, ये बोला जाता है जनरली, और बिल्कुल ठीक बोला जाता है। स्पेसिफ़िक इन डेज़ पे तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी ट्यूसडे एंड चाहिए। थर्सडे। बिल्कुल, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और व्रत का आपने जो पूछा है, व्रत बेसिकली क्या था कि साइंटिफिक एक तरीके से भी व्रत को देखा जा सकता है। वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमारी बॉडी के अंदर बड़ी सारी, जब एक कंटिन्यूटी में हम खाना खा रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं व्रत, अब जैसे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह की भी बातें हो रही हैं आजकल, साइंटिफिकली आप देख रहे हैं कि इतने घंटे का गैप दीजिए और वो सब। ये हमारे संस्कारों में शुरू से था कि शाम को जब सूर्य ढलेगा उसके बाद आपने खाना नहीं खाना। तो आप ये देखिए 7 बजे जो खाना छोड़ रहा है और सवेरे अगर 8 बजे खा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी देर की फास्टिंग उसकी हो गई। तो आपके आधे से ज़्यादा फिजिकल इश्यूज सॉल्व हो जाते थे उसी के अंदर ही। लेकिन अब नहीं हो पाता, लेट नाइट खाने खा बॉडी रहे हैं। अपने आप को भी तो हील करती है। बिल्कुल, तो वो व्रत का जो बेसिकली रीज़न था, एक्चुअली क्या होता था एंशिएंट टाइम में, बहुत सारी चीज़ों के लोग फॉलो करें ना,
एक-एक लोग इंसान को जाके समझाना बड़ा मुश्किल था। तो कुछ चीज़ों को क्या किया गया कि धर्म के साथ और इन चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया ताकि लोग उसको फ़ॉलो करें। तो बेसिकली उसके पीछे मोटिव यही था कि फिज़िकली आपको ठीक रखने के लिए व्रत का जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। साइंस थी उसके साइंस थी। और व्रत जो है, और एक और भी अगर इसको दूसरा इसके नज़रिए से देखा जाए, तो व्रत जो है कि एक स्पेसिफिक डे पे अगर आप कर रहे हैं, तो हर ग्रह का एक दिन होता है, तो उसको प्लीज़ करने के लिए आप एक तरीके से व्रत कर रहे हैं, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है, फूड जो है हम पैदा होने के दिन से लेकर हमारी जब तक इस धरती पर हैं आखिरी दिन तक उसको कंज़्यूम करते हैं। जी। तो अगर हम उस दिन उसको छोड़ते हैं तो एक तरीके का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। तो हम अपनी तरफ से प्लीज़ कर रहे हैं उस ग्रह को कि भई हम इसको एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि आज हम सारा दिन खाना नहीं खाएँगे। व्रत के साथ ये भी है कि व्रत के साथ-साथ आपको उस दिन जाप भी ज़रूर करना चाहिए। उसका अगर अच्छा। आपने 100% अगर आपने उसका फ़ायदा लेना है, तो व्रत के साथ-साथ आपको जाप ज़रूर करें। जाप करने से क्या होता है कि व्रत की महत्व जो है और बढ़ जाता है, और पॉज़िटिविटी अगर आपके अंदर आएगी उसके अंदर, तो बहुत अच्छा व्रत कीजिए, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है। आपके मतलब फ़िज़िकल उसके लिए भी, मेंटल आपकी चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा व्रत आप कर सकते हैं। तो व्रत भी स्पेसिफिक ट्यूसडे थर्सडेज को रखना नहीं, चाहिए? नहीं, वो स्पेसिफ़िक किसी भी दिन का हो सकता है, ऐसे नहीं। फ्राइडे वो डिपेंड करता है, वो कुंडली देख के भी आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि किस दिन आपने स्पेसिफ़िक व्रत करना है। अच्छा। लेकिन अगर आप अपनी चॉइस से भी अगर किसी दिन करना चाहें, तो मतलब कोई ऐसा कोई हार्म नहीं है, आप कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप डे चूज़ कर सकते हैं उसके लिए। बट अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो स्पेसिफ़िक कुंडली देख के बताया जा सकता है कि कौन-सा व्रत आपको आज करना है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक सवाल है कि क्या कुंडली से हुँ, हुँ। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ये भी पता करा जा सकता है कि जीवन में किस समय आप पे कोई ऊपरी चीज़ या कोई हेवी नेगेटिव एनर्जी हुँ, हुँ। आपके ऊपर आने वाली है या आ सकती है? नहीं देखिए, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में उसी हिसाब से चलते हैं, अपनी एनर्जीज़ को पॉज़िटिव रखते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप पे इम्पैक्ट ही नहीं कर पाएँगी, पहली बात तो। तो बेसिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर अपने आप को आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रखते हैं, चाहे उसमें आप कुछ भी आप टूल्स ले सकते हैं, जप कर सकते हैं डेली, आप मंदिर जाते हैं, आपके घर में दिया जलाया जाता है और पूजा होती है थोड़ी बहुत, और आप सारी चीज़ें अगर पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती भी हैं, तो उसका इम्पैक्ट पहली बात तो आपके ऊपर आएगा नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा उसको कि उस टाइम के लिए बताना या करना इतना ज़्यादा वो मतलब नहीं है पॉसिबल नहीं कि पॉसिबल। एग्जैक्टली उस टाइम को बताया जा सके कि ऐसा होगा। कई बार क्या होता है कि मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ होता कुछ नहीं है, ये हमारा इल्यूजन होता है एक तरीके का। एक्चुअल नहीं होता कि मेरे ऊपर कुछ कर दिया या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उस तरीके से प्रैक्टिकली मतलब उस तरीके का नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करके चलना चाहिए, ऐसा होता नहीं है मतलब स्पेसिफिकली। ये हुँ। राशिफल कितने एक्यूरेट होते हैं जो रोज़ हॉरोस्कोप आता है? नहीं, वो फिर वही बात हो गई, वो जनरलाइज़ थोड़ा-सा हो गया, वो नहीं है इस तरीके से हो सकता। नहीं हो क्योंकि सकता। राशिफल अगर 12 राशियाँ हैं या उस तरीके से, और अगर आप कितने आए 8 बिलियन लोग हैं, उसमें आप डिवाइड कीजिए, तो कितना हुआ? हुँ। तो एक आदमी 1 करोड़ों लोगों का एक दिन में सेम वैसा हो सकता है यूनिवर्सल नहीं क्या? हो सकता। हो ही नहीं, किसी की कोई दशा चल रही है, सही किसी बात की है। कोई दशा चल रही है, किसी का कोई है ही नहीं। तो दशा के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, प्लैनेटरी पोज़ीशंस की आपकी क्या है उसके हिसाब से होती है, राइट। किस टाइम ज़ोन में आप चल रहे हैं उससे होती है, क्योंकि बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में पहले ही बोली जाती है बात देश, काल और पात्र। राइट। देश, कौन-सी कंट्री में आप किसके लोग, अगर मैं यहाँ पे किसी फीमेल के लिए, अगर किसी की इंडिया की जो फीमेल है उनके लिए अगर देख रहा हूँ, तो मेरा देखने का नज़रिया और है। वेस्टर्न ओके। कल्चर, क्योंकि उनका कल्चर अलग है। राइट। वेस्टर्न में अगर किसी महिला के लिए मैं देख रहा हूँ तो उनका कल्चर अलग है। तो ये हो गया देश, मुझे वो सारा कंसिडर करना पड़ेगा। देश के बाद आता है काल, क्या समय, क्या टाइम ज़ोन क्या चल रहा है इस टाइम? ओके। मान्यता क्या है लोगों की, बड़ी सारी राइट। चीज़ें क्या हैं? क्योंकि पहले आप देखेंगे शादी जो आज किसी टाइम 13-14 साल में हो जाया करती थी, बिल्कुल। फिर वो 18-19 साल की एज आनी शुरू हो गई। आज की डेट में 25 साल से पहले तो कोई बात ही नहीं करता। फिर आजकल तो 27, 35-35 28, साल हाँ, की हो बस वो जाती है। 30 साल जो है वो एक नॉर्मल एज हो गई है। तो राइट। हमारे को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। हम अगर ये देख के कह देंगे कि वही उसी हिसाब से कि जी इसका तो जल्दी विवाह हो जाएगा 17 साल में, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसमें हमारे को ये देखना पड़ता है कि काल क्या चल रहा है इस टाइम, और पात्र क्या है। पात्र मीन्स जो आपके सामने बैठा है व्यक्ति, उसका क्या चल रहा है इस टाइम, और उसको इन तीनों चीज़ों को अवॉइड किए हुए मत नहीं कर सकते आप, इसके साथ में लेके चलना पड़ेगा, देश काल पात्र, उसके बाद ही कोई प्रोडिक्शन आप किसी को दे सकते हैं। सर, हुँ। जो लोग हाथ पढ़ते हैं, हुँ, हुँ, तो हाथ की रेखाएँ हुँ, हुँ। और कुंडली में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ऐसा वो बिल्कुल अलग तरीके की विद्या है, मतलब अच्छा। हस्तरेखा जो है, उसके अंदर भी एक्चुअली बेसिकली पता चल जाता है कि नेचर किस तरीके का होगा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
और अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। अगर एक्यूरेट कोई ज़्यादा एक्यूरेट किसका माना जा सकता है? हाथ के मतलब पाम रीडिंग को या कुंडली को? नहीं, कुंडली तो देखिए वो सुपरसीड हर चीज़ के लिए भई करती है जो, और जिस चीज़ से मुझे भी मिलता है, मतलब जहाँ तक मैं, वही वाली बात है कि मैं अथॉरिटी उसके लिए नहीं हूँ बोलने के लिए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है हस्तरे का। लेकिन जहाँ तक इसकी अगर बात है, देखिए मेरे गुरुजी एक बात कहते थे कि आप कोई भी विद्या यूज़ कीजिए, रिज़ल्ट एक आना चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट सेम आ रहा है, इट मीन्स इट वर्क्स। चाहे राइट। हस्त से देख रहे हैं आप, हस्तरेखा से, आप न्यूमरोलॉजी से देख रहे हैं, आप एक अष्टक वर्ग सिस्टम होता है हमारे इसमें, उससे देख रहे हैं, फेस रीडिंग जैमिनी होती है। सिस्टम से देख रहे हैं आप, वैदिक सिस्टम से देख रहे हैं, नाड़ी ज्योतिष से देख रहे हैं। रिजल्ट जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए। अगर रिजल्ट आपका सबसे सेम आ रहा है, तो इट मीन्स सारी चीज़ें ठीक, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो ठीक है उसके अंदर तो सर रिजल्ट। अगर लोगों को आपसे मुलाकात करनी हम्म, हो, आपसे वार्तालाप करनी हो, आपसे हम्म, मिलना हो, हम्म। तो उसके लिए आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल मेरे से कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की मुझे कंसल्टेशंस चाहिए, हम देते हैं कंसल्टेशंस। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल किसी भी टाइम आप डिटेल मेरी शेयर कर सकते हैं। तो सर की सारी डिटेल्स, सर आपकी डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ऐड श्योर, कर आप कर देंगे सकते हैं, बिल्कुल कर एंड सकते हैं। लोग आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, और आपके साथ आज इतनी डीप कन्वर्सेशंस करके और काफ़ी सारी चीज़ों को जान के बहुत अच्छा हुँ, लगा। बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग थैंक टू यू आवर सर। शो। थैंक यू सो मच, आपके लिए भी बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू मुझे सो मच थैंक यू सर। इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बाय। मच सर।